बताइए, आज किस प्रश्न से शुरू करें? किस जिज्ञासा से? सब लोग का कॉमन रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोगों का फिर इंटरेस्ट होगा उसमें। आप लोग में से कोई भी किसी भी जिज्ञासा से शुरू कर सकते हैं हम लोग, फिर उसमें वो कनेक्ट तो हो ही जाता है। कोई भी चीज पे आए तो वो पूरा ही अस्तित्व खुल जाता है। हमारे ग्रुप में अखिलेश जी हैं, वो बहुत अच्छे इनके इनकी क्वेरीज और जिज्ञासा रहती है। क्या नाम बताया? अखिलेश जी है ना, जुड़े हुए हैं। अच्छा, अखिलेश जी। तो भैया आप ही बताएं, अखिलेश जी। आप। इज इंजीनियरिंग प्रोफेसर। अच्छा, ओहो, और बहुत काफी बढ़िया। लाइव रहता है हमारे सुबह की चर्चा इनके कारण। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ भैया, अभी मैं थोड़ा बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, तो एक अच्छा अच्छा। दो मिनट में मैं आप ज्वाइन करता हूँ। सॉरी, एक इनको सेटल करके मैं बात करता हूँ अभी आपसे। ठीक है। सॉरी, जस्ट। बाकी लोग कुछ रखना चाहे अपनी बात, कुछ जिज्ञासा हो? अशोक जी, नितिन जी, रेणु जी हैं, संतोष जी। आप लोग भी अपनी बात कुछ रखेंगे तो क्या कनेक्टिविटी बनती है, तभी मजा आता है। वरना एक तरफ से सिर्फ मैं बोलूं तो उसमें वो नहीं होता है ना। कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी बात रखना चाहे। जी भैया, नमस्कार। नमस्ते भैया। एक्चुअल में क्या ऑन ड्यूटी होने के कारण सुन सकते हैं अपन, और रखूंगा, विचार आएगा फिर बीच में। ठीक ठीक। बाकी लोग और कोई कुछ रखना चाहे, किसी प्रश्न से या कुछ जो आपने पढ़ा हो उसमें कुछ होगा, उस पर चर्चा करें। नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करूंगा कुछ। नहीं, वो उसमें क्वेश्चंस है ना भैया, व्हाट्सएप ग्रुप में आज हाँ, भी एक्सचेंज उसमें हो तो गया। एक ही क्वेश्चन शायद आया हुआ है। हम्म। स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण में क्या अंतर है? हम्म। और हृदय और मेदस जीवन परमाणु से कैसे जुड़ता है? किनका है ये? भैया, अच्छा। ये प्रश्न मेरा ही है। ये हाँ। मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें ये आया सूक्ष्म प्राण, और ये मेरे को बन नहीं रहा था। दूसरा, मेरी वैसी ही जिज्ञासा थी कि ये हृदय और ब्रेन कैसे कनेक्ट होता है जीवन से। तो ये दो प्रश्न है। अच्छा, नहीं, स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण जैसी बात नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात है। अच्छा भैया, अच्छा। हाँ। ठीक है, तो वो हृदय और मेधस वाला ले लें प्रश्न। हाँ, उसको समझ लेते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है ना, वो किसको कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं उस पे। हाँ हाँ, ठीक रहेगा भैया, ठीक रहेगा। तो स्थूल शरीर जो है, जो ये भौतिक हमारा शरीर दिखता है, इसको स्थूल शरीर कह रहे हैं, है ना। जो हम अभी देखते हैं, जो हमारा शरीर जो अभी दिखता है, जो वर्तमान में हमारे को, उसको स्थूल शरीर कह रहे हैं। सूक्ष्म शरीर मन, वृत्ति और चित्त को कह रहे हैं। मन, वृत्ति और चित्त को सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। और कारण शरीर जो है, वो कह रहे हैं बुद्धि और आत्मा को। ठीक है। ये कुछ स्पष्ट हुआ? स्थूल ठीक है शरीर, भैया। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो अभी हम, हमारा शरीर जो दिखता है, जो हाथ पैर मुंह कान नाक जो दिख रहा है, वो स्थूल शरीर हुआ। सूक्ष्म शरीर हुआ मन, वृत्ति और चित्त। और कारण शरीर जो है, वो बोलते हैं बुद्धि और आत्मा को। ठीक है। ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है,
कारण एवं सूक्ष्म शरीर के अनुसार इच्छाएं हैं, कारण और सूक्ष्म क्रिया अविभाज्य है, तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के अनुसार व्यवहार कार्य है। तो तीन चीज बोल रहे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो है और सूक्ष्म शरीर के कारण व्यवहार कार्य होता है, मतलब जो भी चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति मन के कारण शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है, फिर शरीर से जो भी होता है उसी को कार्य व्यवहार कर रहे हैं। और कारण शरीर कर रहे हैं बुद्धि और आत्मा को। और ये दिया हुआ स्थूल पिंड का योग सूक्ष्म से प्राण के द्वारा है। मतलब सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर को चला रहा है, मन वृत्ति चित्त से जो शरीर चल रहा है वो प्राण के द्वारा है। ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफिनीशन अपने को क्लियर होना चाहिए। इसमें कुछ और किन्हीं को कुछ स्पष्टीकरण चाहिए तो बताइए। नहीं भैया, ये स्पष्ट है। और ये नई चीज पता चली कि जो अपना जीवन है उसके ही दो पार्ट से दिख रहे हैं। एक वो मन वृत्ति चित्ती चित्त, तो उसका हो गया अपना जो है स्थूल शरीर, और बुद्धि और आत्मा जो है कारण शरीर। ये ठीक है भैया, ये बहुत अच्छी बात बताई आप। परंपरा में इसमें थोड़ा डिफरेंस रहा है, वो तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो बताएंगे, सोनी जी बताएंगे कि शायद वहां पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अलग बताए हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर डिफरेंट है, और जब वो मोक्ष होता है तो सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, वो कारण शरीर के रूप में सिर्फ रहता है। जबकि यहाँ पर जो कह रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई वियोग नहीं है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का वियोग नहीं है, ये एक मेजर डिफरेंस है। हाँ भैया, जो आप बता रहे हो वो थोड़ा ऐसे भी बन रहा है कि चूंकि पुंजाकार रूप में जीवन रहता ही है, तो जो स्थूल शरीर है वो तो इस शेप में है ही है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी इसी शेप में रहेगा, पुंजाकार फॉर्म में। और कारण वाला भी इसी उसमें रहेगा। ऐसे आकार की दृष्टि से देख रहा हूँ मैं, बस सिंपल। हाँ, बाकी ज्यादा डिटेल तो अभी आगे आएगा, लेकिन ये कनेक्ट हो रहा है कि हाँ, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, ये ठीक लगता है, ये बन रहा है। बिल्कुल। अब जो दूसरा जो प्रश्न है कि हृदय और मेधस जीवन परमाणु से कैसे जुड़ता है, तो आज क्लास नहीं हो रही। क्लास तो हो रही है, कोई ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं क्या? रेखा जी ने जो मैसेज किया है कि आज क्लास नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ देखिए बड़ा बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है, उसी के लिए मैंने इसको निकाला था। मन, देखिए यहाँ पर लिखा है, सस्ता है, एक मिनट इसमें। हाँ, ये देखिए और डिटेल में उसके बारे में आ गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसके और देखेंगे डिटेल में तो यहां पर आ गया, ये देखिए दिख रहा है यहां, ये मानव व्यवहार दर्शन में पेज नंबर 105 में आत्मा एवं बुद्धि की सम्मिलित क्रिया की कारण क्रिया संज्ञा है। इसी को कारण शरीर भी बोल सकते हैं। चित्त वृत्ति व मन की सम्मिलित क्रिया की सूक्ष्म क्रिया संज्ञा है। और पंचेंद्रियों से युक्त काया शरीर की स्थूल पिंड संज्ञा है। तो ये तीन शरीर की बात करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और अब हम लोग आ जाते हैं कि ये कैसे होता है।
मन और शरीर के बीच में वो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वो भी दिया हुआ है। एक्चुअली में यही है कि कुछ चीजें यहाँ दी हुई हैं, कुछ चीजें वहां दी हुई हैं, तो अपने को इन सब चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जहां पर आप लोग देख रहे होंगे वहां पर ये इसके बारे में है क्या, क्या नाम है जो सिंहावलोकन है, जो बुक आप लोग पढ़ रहे हैं? अवलोकन। अवलोकन में है क्या? नहीं भैया, जो पढ़ रहे हैं उसमें से ये प्रश्न नहीं था, मैं कुछ और सुन रहा था, उसमें ही आया था। अच्छा। एक मिनट, उसको क्या है? जी भैया जी, इसमें है संकलन वाले पुस्तक में, हमें परसों ही पढ़ने में आया था रात वाले बैच में। अच्छा, कहाँ पर कि है? मेदस, ये पेज नंबर नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आया था कल परसों ही पढ़ने में। अच्छा, पैराग्राफ में था ये पूरा शरीर के साथ कैसे यानी मेदस काम कर, जीवन कैसे ज्ञान मतलब क्रियावाही तंतु और ज्ञानवाही तंतु ने मेदस और के साथ हृदय पर इफेक्ट पहले होता है, हाँ, कि उसके उसके बाद रेफरेंस। कर्मेंद्रियों पे होता है। हाँ, उसी पैराग्राफ में है ये लाइन। हाँ, वो पेज नंबर मैं नहीं बता सकती, लेकिन है। अच्छा, किन्हीं को ध्यान में है? किन्हीं के ध्यान में है? कहाँ पर है वो? 65-75 के बीच वगैरह होना चाहिए अंदाज, क्योंकि अभी तो हमारा वही पेजेस चल रहे हैं। अच्छा, तो 75। शरीर और जीवन ये टॉपिक था। हम्म, मैं और कोई हो तो बता दो, प्रॉपर मैं नहीं जानती इसे। ओके, अच्छा, यहाँ तो नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको हम लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं, और जब ये आएगा उसके बाद उसको भी देख लेंगे। ठीक है? तो एक तो जो जीवन और शरीर के बीच जो कनेक्शन बना हुआ है वो मेधस के माध्यम से बना हुआ है। तो अब ये इसी पेज नंबर 68 पर है। पेज नंबर 68। तो ये जीवन ही जीवन बनाए रखता है, उसमें होगा शायद, जीवन ही शरीर को जीवन बनाए रखता है। हाँ, जीवंतता वाला भाग तो अलग है हम्म। ना? उसमें एक इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं अपन। इस पे अच्छा डिस्कशन का एक पॉइंट है कि जैसे दो चीज है, एक तो शरीर का एक जीवंत बना रहना, मतलब शरीर में पहले दो चीज समझ लेते हैं। दो चीजें हैं शरीर में, एक ज्ञानेंद्रियां है, एक कर्मेंद्रियां हैं। इन दोनों को पहले समझना पड़ेगा कि ये दोनों क्या क्या चीजें हैं, मतलब ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। कोई बताएंगे किन्हीं को, यदि कुछ इसमें मतलब मालूम हो, कुछ कैसा लगता है? ज्ञानेंद्रियों का क्या मतलब है, कर्मेंद्रियों का क्या मतलब है? कोई भी? सिंपल है भैया, कर्मेंद्रिय ना हाथ पांव वगैरह जिससे भी करते हैं। अच्छा। और सूंघना वगैरह ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं 5। जैसे शब्द, रस, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। यानी आंख से देखना, नाक गंध लेना, कान से सुनना, त्वचा स्पर्श करना, और रस यानी, और कर्मेंद्रियों में हाथ पैर आउटलेट यानी जैसे, और ये 5 आती है ये सिस्टम, और एक बोलने वाले ने मुंह। ठीक है, तो एक तो जैसे देखेंगे कि पूरे शरीर में प्राण कोशिकाएं हैं जिसको सेल बोलते हैं। तो प्राण कोशिकाओं में कुछ कार्य कर रहे होते हैं, और दूसरा उन प्राण कोशिकाओं के जो कार्य हैं उन कार्य का इंफॉर्मेशन भी पहुंच रहा है। जैसे कहीं पर कुछ चोट लगी, कुछ हुआ, तो उसका इंफॉर्मेशन भी मेधस तक जाता है। तो मान लीजिए किसी जगह पर कहीं पर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो मान लेते हैं हाथ में पैर में कहीं पर भी है, तो वो लोकल एनेस्थीसिया देता है। और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद हमारे को उस जगह का कोई सेंस नहीं रहता, वहां कुछ भी काट पीट करे उसका कुछ पता नहीं चलता। तो वहां पर क्या चीज काम करना बंद कर दिया?
ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया क्या काम करना बंद कर देते हैं? क्या लगता है? भैया ज्ञानेंद्रिय बंद होती है काम करना वहां? प्राण कोशिकाएं तो काम कर रही होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो सेंसेशन आना है वो बंद होता है? अच्छा, प्राण कोशिकाओं का काम बंद होता है क्या? प्राण कोशिकाएं जो सेल जो अपना काम करते रहते हैं, सेल में जो एक मतलब एक रेस्पिरेशन का काम होता है, वो हो रहा होता है कि नहीं हो रहा है? मतलब रेस्पिरेशन तो हम लोग मान रहे हैं कि हमारे बॉडी में हो रहा है, लेकिन वो सेल लेवल पर देखेंगे तो हर एक कोशिका में वो रेस्पिरेशन होता है। फिर इसका मतलब हर कोशिका जिस जगह पे एनेस्थीसिया देते हैं वहां की प्राण कोशिका में वो रेस्पिरेशन बंद होता है? तो वहां की प्राण कोशिकाएं क्या फिर मतलब डेड हो जाती हैं? ऐसा तो नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं, वहां से जो इंफॉर्मेशन मेजर्स को जानी चाहिए वो नहीं जाती है। इंफॉर्मेशन, हाँ। तो दो अलग चीज है, एक प्राण कोशिकाओं का वर्क होना और दूसरा प्राण कोशिकाओं के वहां पर जो भी चीजें हो रही है उसका इंफॉर्मेशन मिलना वेदस को, वो दो डिफरेंट चीज हुआ फिर। ऐसा हो सकता है भैया, वो जो ज्ञान तंतु हो उनको न्यूट्रलाइज कर देते हो, उनको बंद कर देते हो एनेस्थीसिया से, बाकी वही सेल्स तो जीवित रहती है। मतलब तो अपने को इंफॉर्मेशन जानी बंद हो जाती है, प्राण कोशिका अपना काम करती रहती है। वही तो हाँ समझने की ऐसा। जरूरत है, मतलब इस दो चीज को हम्म, कि प्राण कोशिकाएं वहां कार्य करती हैं या नहीं करती है एनेस्थीसिया देक्स में। और दूसरा चीज, यदि कार्य कर रही हैं तो उनका इंफॉर्मेशन मेधस तक नहीं जा रहा, उनका कनेक्शन नहीं बना हुआ है, ये है। हम्म, क्योंकि तभी उसका प्रभाव थोड़ी देर तक रहता है, वापस फिर से वहां का हमारे को सेंस तो होने लगता है। यदि वहां की प्राण कोशिकाएं डेड हो जाएं, फिर तो वहां का जो वो जो भी होगा वो जगह ही वो हो जाएगा, मतलब एक तरह से डेड हो जाएगा, मतलब कोशिकाएं मर गई। तो जो एक अलग तरीके का जो वहां होगा, जैसे कई बार होता है ना कि किसी एक जगह कुछ कालापन आ जाता है कि वहां के सेल ही डेड हो गए। जैसे गैंग्रीन में हो जाता है। हाँ, हम्म, तो एक तरीके से समझ में आता है कि पूरे शरीर में एक ज्ञानेंद्रियों का एक जाल बिछा हुआ है, पूरे शरीर में ही। और इसको मतलब अभी के हिसाब से देखेंगे तो साइंस ने अच्छे से पहचाना है। मान लेते हैं कि भाई कमर के नीचे से देना है एनेस्थीसिया, तो किस जगह पर दवा मतलब वो इंजेक्शन देना है, वो बेसिकली रीढ़ की हड्डी में किसी एक पॉइंट पे देते हैं, वहां से देने पर इतनी जगह का सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो ये जो पूरा एक जैसे एक सिग्नल जैसा होता है ना, पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसा एक होता है, जैसे पूरे सिटी या पूरे कंट्री में एक जाल जैसा बिना कि यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी आई फिर वहां गई फिर वहां गई, ऐसा करके पूरा एक जाल बॉडी में बना हुआ है। तो यहाँ से वायरिंग मतलब एक तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ आया, फिर वहां से वो इस रूट से वहां जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को तो साइंस मतलब साइंस ने पहचाना है, जो भी मेडिकल वाले हैं इन लोगों ने तो पहचाना है, बहुत अच्छे से पहचाना है कि कैसे ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होते हैं। अच्छा, इसी जैसे अभी हम लोग कहने के रूप में कह देते हैं ज्ञानेंद्रिया जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये स्पर्श का मतलब ये हाथ से सिर्फ स्पर्श नहीं है, वो स्पर्श तो पूरे बॉडी में ही पता चलता है ना? स्पर्श से मतलब स्किन से? हाँ, स्किन पूरी से बॉडी में? वहां। हाँ, स्किन के अलावा भी हम्म, कहीं अंदर भी कुछ दर्द होता है, उसका भी पता चलता है कि नहीं चलता है? ठीक ठीक, बिल्कुल। तो वो तो मतलब स्पर्श से नहीं हो रहा है, पेट में दर्द है, इसका पता चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल। तो वो जो इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, उनको इन पांचों में कहाँ रखेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में? क्या वो ज्ञानेंद्रियों के कारण है या नहीं है? वो जो इन्फॉर्मेशन मिला, पेट में जो दर्द हुआ या कहीं पर भी कुछ दर्द हुआ, वो इन्फॉर्मेशन मतलब किस विधि से मिल रहा है? क्या वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या लगता है? बताइए आप लोग भी थोड़ा सोच करके इसमें।
पूरे शरीर में एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में कहीं पर भी व्यवधान होगा तो उसका पता जीवन को चलता है, और वो चलना मेधस के माध्यम से ही है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पर्श से ही होता है, शरीर के अंदर भाग में भी कहीं पर दर्द होता है, उसका भी पता चलता है। तो ये जो पूरे शरीर का इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, क्या इसको सम्मिलित रूप से ज्ञानेंद्रिय कहा जाए या नहीं कहा जाए? जो भी शरीर के अंदर बाहर से कोई प्रभाव पड़ा तो वो शरीर के अंदर ही जाके कोई प्रभाव कर रहा है, तो शरीर के अंदर जो भी प्रभाव पड़ता है उसका पता चलता है मेधस के माध्यम से जीवन को। उसको भी भैया त्वचा ही मान ले, ज्ञानेंद्रिय त्वचा जो है वही काम कर रही है। ऐसे मान लो मेरे पेट में दर्द है तो उसको त्वचा ही मानते हुए चल रहे, और तो क्या। ऐसे आपकी बात ठीक लग रही है कि वो उसे सब सम्मिलित रूप से ज्ञानेंद्रिय माना जाए, और तो क्या करें। हाँ मतलब वही ना, कहीं पर वो दर्द होता है, सर दर्द होता है, हेडेक होता है, आंखों में दर्द है, दांत में दर्द होता है, तो हाँ भैया, कहीं कभी इस तरह से ध्यान गया नहीं, आपने आज दिलाया पहली बार। तो जहां भी इसका मतलब पूरे शरीर में एक मतलब व्यवस्था बनी हुई है, और उस व्यवस्था से कुछ भी अलग हट के होता है, इसका इंफॉर्मेशन दर्द के रूप में, पीड़ा के रूप में जीवन को पता चलता है। दर्द और पीड़ा क्या चीज बता रहा है? कि शरीर के किसी भाग में अव्यवस्था हो रही है। मतलब क्या फाइन सिस्टम है। अभी हम लोग कुछ बनाते हैं ना कार, बहुत सारे सेंसर लगा देते हैं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी होगा वो तुरंत जो है वो सेंसर जो आपको बताया कि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, किस भाग में गड़बड़ी। अब उससे कितना फाइन सिस्टम हमारा बॉडी बना हुआ है, मतलब कितना सुंदर है कि पूरे जगह एक सुंदर व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में कहीं पर भी कुछ भी व्यवधान होता है इसका पता तुरंत ही चलता है जीवन में। अब उस पे आपको क्या रिएक्ट करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी। कई बार हमारा सर दर्द होता है, फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट करके अपना जो काम करना होता है वो करते हैं। पेट दर्द कर रहा है लेकिन उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम है तो उस पर ध्यान नहीं देते। इंफॉर्मेशन तो पहुंचती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पे हमको कुछ वर्क करना है या नहीं करना है वो हमारा निर्णय होता है। तो ये जो पूरे शरीर में एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था का जो पता चलना है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से है। जो भी प्रभाव होता है, यदि साउंड भी देखेंगे, कान पे साउंड पे जाकर के जो प्रभाव हुआ, तो शरीर में जो प्रभाव, बाहर से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसका भी, और अंदर से जो प्रभाव हो रहे हैं, जो व्यवस्था हुई उसका भी पता चलता है। वरना एक आदमी शरीर कैसे चलाएगा? यदि कुछ अव्यवस्था हो जाए और उसका पता ही ना चले उसको, तब तो उसका शरीर उसको बिना पते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की बात पकड़ में आ रही हाँ भैया, आ रही है ना? और कर्मेंद्रियां जो हो गई, तो पूरे शरीर में जो मतलब जो प्राण कोशिकाएं जो वर्क कर रही हैं उसको हम मतलब सूक्ष्म रूप में समझ सकते हैं। स्थूल रूप में हम बोलते हैं जो कर्मेंद्रिय जो 5 है, हाथ पैर मुंह कान नाक, जो ये सब, जो ये तो ज्ञानेंद्रिय कहा, और फिर कर्मेंद्रियों के बारे में जो कहते हैं हाथ पैर मुंह कान नाक, तो ये सब बेसिकली क्या है? ये स्थूल रूप हुए। जब भी कर्मेंद्रिय तो क्या हो गई? सारे प्राण कोशिकाएं ही जो है वो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है। जैसे हाथ आप उठाते हैं, जैसे आप हाथ रखे हुए हैं, उसको उठाने के लिए कहते हैं, तो कैसे होता है? ये निर्णय मतलब कहां से होता है? जीवन ही ना निर्णय लेता है। और जीवन किस माध्यम से निर्णय लेता है? भाई मेधस के माध्यम से, मतलब मेधस के माध्यम से ही तो उसको वो उठाता है। आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए, आप उठाने की कोशिश कीजिए, आपसे उठेगा ही नहीं। उठता है क्या? तो जीवंतता तो बनी हुई है, एनेस्थीसिया देने के बाद भी जीवंतता बनी हुई है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि वहां ज्ञानेंद्रिया काम नहीं कर रही है। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कर्मेंद्रियों का भी काम होता है। कैसा?
मैं तो अभी तक इतना समझा हूं, आप लोग बताएं। ये महत्वपूर्ण बिंदु लगता है मुझे भी, इसमें मतलब काफी सोचना है और अभी सोच ही रहा हूं। आप लोग बताइए। पता है ये अच्छा मतलब शोध के मुद्दे हैं, इस पर थोड़ा सा सब लोग का शेयरिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। सभी भैया दीदी बताइए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को कैसे समझें, और आप लोगों ने कुछ इससे अलग समझा हो। भैया इसको ऐसे अगर थोड़ा मैं अभी सोच रहा था आपसे बात करते करते ही कि जो ब्रेन है, मान लो कार है, कार का जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना, जो मदरबोर्ड टाइप का, इसमें जो सीपीयू टाइप का रहता है, वो हो गया ब्रेन। और जो पंप है उसको मैं बोलूँ हार्ट, है ना। तो सारे जो सेंसर्स है वहां से डेटा वो उसमें जाएगा, सीपीयू जो इसका भी कंट्रोल है, सीपीयू जो भी है साथ में। और फिर जो पंप है वो वहां से सारा कर्मेंद्रिय कंट्रोल है ना, जैसे हार्ट से कर्मेंद्रिय कंट्रोल है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली तो वो उससे सीपीयू से है ही है कंट्रोल, लेकिन सबको मैनेज कर रहा है ड्राइवर, वो जीवन है। अगर ऐसे एनालॉजी ले अपना, तो ये क्या कुछ बैठेगा? मतलब अभी पूरी तरह से तो नहीं सोच पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे ब्रेन और हार्ट वाला जो है वो आए। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज्ञानेंद्रिय जो है उसपे डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रेन का है ना, जिससे जुड़ रहा है वो। और जो कर्मेंद्रिय हैं उनसे हार्ट जुड़ा हुआ है, और इनडायरेक्टली ब्रेन तो है ही है उनको कंट्रोल में। ऐसे सोच रहा था मैं। बढ़िया भैया, और बाकी लोग? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितने शरीर में हमारी मांसपेशियां हैं या जितने भी वेन्स और ये सब हैं, ये हैं सारे कर्मेंद्रियां, बट जब इनका कनेक्शन हमारे मेधस के थ्रू जीवन से हो जाता है तो यही ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। बिल्कुल, वही तो सोचने की बात है, उसी पे ही हो रहा है दीदी। और बाकी लोग, सभी लोग हाँ भैया? भैया। हाँ रखेंगे तब अच्छा रहेगा भैया। हाँ भैया, मुझे हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवंतता बनाने में जो प्राण कोशिकाएं काम कर रही है वो सभी कर्मेंद्रियों में आ जाएगी, और बाहर की चीजें जो है उससे जो ज्ञान के लिए प्राप्त कर रही है, जो जो भी प्राण कोशिका या जो भी इंद्रिय है उसे ज्ञान इंद्रिय कहेंगे। ठीक है, और नमस्कार सभी को, अशोक बोल रहा हूँ। बोलिए। और हाँ जी सर, तो आज आज तक हम ऐसा समझ रहे थे कि ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बाहर की तरफ से हम देख रहे थे और सोच रहे थे, लेकिन आज समझ में आया कि अंदर भी उनका वर्क है, दोनों का, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का। ठीक है, मैं थोड़ा सा और, ज्ञानेंद्रियों की परिभाषा तो इसमें नहीं मिली है, लेकिन देखिए मतलब शब्द के रूप में इसको समझा जाए कि ज्ञान इंद्रिय जो बात कह रहे हैं, मतलब जहां से ज्ञान का उद्घाटन होता है। तो किस ज्ञान की बात, वहां देखिए ज्ञान इंद्रिय लिखा हुआ, लेकिन ज्ञान का मतलब वहां पर वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान ये नहीं है। तो किस ज्ञान का उद्घाटन हो रहा है या पता चल रहा है, ये इसी तरीके से होगा ना, ज्ञान इंद्रिय। तो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, ये जो करवा रहा है, वही ज्ञान इंद्रिय है। जो इंद्रियां या जो भी शरीर का भाग जीवन को ज्ञान करा रहा है, अब किस चीज का ज्ञान करा रहा है? तो शरीर में जो भी व्यवस्था है और जो भी अव्यवस्था हो रही है या जो भी प्रभाव हो रहा है शरीर में,
उसका जो ज्ञान, जो भी अंग करा रहा है वही ज्ञान इंद्रिय है। जीवन को ज्ञान किसको हो रहा है? जीवन को हो रहा है, शरीर को कोई ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान जीवन को हो रहा है। किस चीज का ज्ञान? जैसे अभी कोई मतलब कुछ भी हम खाना खाएं, है ना, जैसे कोई मिठाई खाए, तो मिठाई खाने, जो मतलब मिठाई हमने जैसे ही जीभ पे रखा, मुंह पे रखा, तो उसमें यहां पर कुछ एक प्रभाव हुआ, यहाँ की कोशिकाओं पे कुछ भी रिएक्शन हुआ होगा। उस रिएक्शन, वो तो एक कोई भौतिक रासायनिक क्रिया ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन उस भौतिक रासायनिक क्रिया, जो भी वो प्रभाव है, उस प्रभाव का ज्ञान तो जीवन को ही हो रहा है। तो ये एक तरीके से यहां जो भी प्रभाव हुआ उसका ज्ञान हुआ। कुछ गाना सुन रहे हैं उसका ज्ञान हुआ, है ना। कोई चीज हमारे को, जैसे मान ले कांटा चुभ गया, उसका ज्ञान हुआ। पेट में दर्द हो रहा है, उसका ज्ञान हुआ। तो पूरे शरीर में जो भी हम बाहरी प्रभाव या व्यवस्था से अलग हटके कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसका हमारे को ज्ञान जो भी करवा रहा है वो ज्ञान इंद्रिय है। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हाँ जी, हाँ ठीक लग रहा है भैया। मैं तो ऐसा ही समझ पा रहा हूं, जो भी ज्ञान करा रहा है जीवन को, और किस चीज का ज्ञान? तो शरीर में जो भी प्रभाव हो रहे हैं, एक तो बाहरी प्रभाव जिसको कह रहे हैं, बाहरी प्रभाव में जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। उसके साथ साथ मैं उसमें जो अंदर इंटरनल जो भी प्रभाव हो रहे हैं, जो अव्यवस्था हो रही है, उसका भी ज्ञान जो करा रहा है, उस सबको मिला करके ज्ञान इंद्रिय का है। तो पूरे शरीर में एक जाल बना हुआ है। तो जैसे ही मुंह में रखा भोजन, तो कौन सी ज्ञान इंद्रिया एक्टिवेट हो गई? जिसको हम लोग बोलते हैं रस इंद्रियां एक्टिवेट हो गई। कानों पे कुछ भी आया, कोई भी शब्द आया, कौन सी मतलब इंद्रिय एक्टिवेट होगी? शब्द इंद्रिय एक्टिवेट हो गया। ठीक है। और कर्मेंद्रियों को जब हम देखेंगे, कर्मेंद्रियों में कहा तो गया है ये जीवा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ऐसा ये 5 कर्मेंद्रिय कही गई। लेकिन मतलब मैं जैसा इसको सोच रहा हूं, कर्मेंद्रियों का मतलब कि जो पूरे शरीर में कार्य हो रहा है वो सभी कर्मेंद्रिय में आ रहे हैं, है ना। और इन कर्मेंद्रियों का जो भी होना है कार्य, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है। ज्ञानेंद्रियों कहें या उसको प्राण कहें, इसको भी समझना पड़ेगा। कुछ कुछ अलग चीजें, प्राण, इंद्रिय, है ना, तो मेधस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मानव व्यवहार दर्शन में कहीं पर लिखा हुआ है, उसको किन्हीं को ध्यान में होगा, वो सीक्वेंस जो है कैसे वो चीजें वर्क करती हैं, उसको मैं ढूंढने का कोशिश करता हूं, मिलता है तो मैं बताता हूं। तो ये चीजें क्लियर हो रही है क्या आप लोग? कर्मेंद्रियों को क्या मतलब सिर्फ इतना ही मानना ठीक है, या जो भी मतलब क्रिया हो रही है उन सब को मिला करके उन सारी इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहना चाहिए? बरोबर है। ठीक है। और पहले तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों की जो बात करते हैं ना, उसमें जो है वो इंद्रिय बात आता है। तो इंद्रियों के लिए, इंद्रियों का मतलब क्या है, इंद्रिय का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए। इंद्रिय का मतलब कोई समझाएंगे? इसकी परिभाषा इंद्रियों का तो लिखा हुआ, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कहते हैं, है ना। परिभाषा संहिता में यदि इंद्रिय की परिभाषा देखें ये, तो उसमें परिभाषा में लिखा हुआ इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग को इंद्रिय कहते हैं। अब इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग का मतलब क्या हुआ, ये देखिए। इच्छा अनुसार द्रवित संचालित होने वाला अंग प्रत्यंग ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इसको इंद्रिय कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले का क्या मतलब है?
इसका मतलब ये हुआ भैया कि वो चीजें हैं, बॉडी पार्ट्स हैं या अंग हैं जो जीवन से चलेंगे, या मतलब वो इच्छा तो जीवन में है, वहां से चलेगा। अच्छा, बढ़िया। और बाकी लोग, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग। क्योंकि कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इसी से जुड़े हुए हैं, तो पहले इंद्रियों को ही समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी को कहीं पर हमने पैर में एनेस्थीसिया दे दिया है ना, तो वहां पर यदि हम कुछ सुई चुभोएं तो जो प्रभाव होना है वहां पर, जो भी जो कहते हैं प्राण कोशिकाओं पर जो प्रभाव होना है, वो प्रभाव होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा प्रभाव भैया। तो प्रभाव होता होगा, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है ना? पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा? कि भैया वहां वो क्या कहेंगे, संवेदना समाप्त हो गई। वहां इच्छा अनुसार जो कर है ना, जीवन का वहां पर जो है उसके साथ कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। जो इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग की जो बात कर रहे हैं ना, वो इच्छा वहां पर जीवन का, इच्छा मतलब कहने के जीवन का वहां से बन ही नहीं पा रहा है। ऐसा ही हो रहा है, जीवन वहां से इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होना है वो कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा ही माने, जीवन का इंफॉर्मेशन कैसे ब्रेन के थ्रू हो रहा है, मेधस के थ्रू हो रहा है, और मेधस का वहां से कनेक्शन कट हो गया। क्या ऐसा सोचना ठीक है? नहीं भैया, बट जीवन वहां जा तो रहा ही है ना, उन प्राण कोशिकाओं में जीवन वहां पे जा तो रहा ही है। नहीं, वो जाना, देखिए वो जाना अलग बात है। क्या वो उस जाने से ही उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या उसको इंफॉर्मेशन तो ये ब्रेन के थ्रू मिल रहा है? जैसे कहीं पर पैर में कुछ दर्द हुआ, तो उस दर्द का पता जीवन को वहां, मतलब डायरेक्टली जीवन वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है, या जीवन वहां से इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन तक आ रहा है और ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है? वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है या वाया मेधस है? ये पहले ये तय नहीं, वो करना। वाया मेधस है। वाया मेधस है। अब वो जो वाया मेधस हो रहा है, उस कनेक्शन को आपने कट कर दिया, तो जीवन जो अपनी जो भी कल्पनाशीलता या जो भी एक प्रभाव है वहां डालना जो चाह रहा है, वहां से तो उसका कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। तो वहां वो अंग जो है द्रवित नहीं हो पा रहा है। मतलब द्रवित होने का मतलब एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। द्रवित करने का मतलब यहां पर क्या है कि वो काम नहीं कर रहा। बाकी जगह काम कर रहा है, उस जगह पर वो अंग काम नहीं कर रहा। वो द्रवित नहीं, द्रवित होने का मतलब वो स्पर्श इंद्रिय या जो भी ज्ञान इंद्रिय वहां पर काम नहीं कर रही, इसलिए वहां के बारे में आपको पता नहीं चल रहा। किसी भी चीज में ऐसे जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, अब एक चीज ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते कोई एक गाना मैं बजा दूं, और उसमें से हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसका मजा आएगा, कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा। ऐसी संभावना है ना, है या नहीं है? जी बिल्कुल। अब उसमें क्या हो रहा है, क्यों नहीं मजा, किसको मजा आ रहा है, कुछ को मजा नहीं आ रहा है? तो वो जो भी इंद्रियों में जो जीवन का, मतलब एक तरीके से कहें जो ऊर्जा लगनी है, या जो जो जीवन का जो आवेश ट्रांसफर होना है, वो हो नहीं रहा है। वो उसकी मान्यता के अनुसार होता है। तो उसकी इच्छा के अनुसार वो चीजें द्रवित होती है। इन जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों के द्वारा जो भी मतलब सुख दुख होना है, वो जीवन की इच्छा के इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसमें कम से कम मन के इन्वॉल्वमेंट के बिना वो होगा ही नहीं। मन का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ेगा। तो जब भी यहाँ भैया जब इच्छा की बात करें तो ये मन के स्तर पर ही है ना? हाँ, इच्छा विचार आशा तीनों को मिला के कह रहे हैं। अच्छा, तीनों को मिला के। हाँ।
शरीर का मैक्सिमम भाग जो इंटरेक्शन वाला है जीवन के साथ वो मन ही है। ये शोध के मुद्दे हैं। मैं भी सोच रहा हूं, आप लोग में से किन्हीं को भी कुछ भी इससे मतलब लगता है या जो आप सोचे हो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इंद्रियों का मतलब जो हुआ, जहां पर जैसे कहेंगे जीवन और शरीर दोनों की ही ऊर्जा से जहां पर इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वैसे भाग को हम इंद्रिय कह रहे हैं। यदि शरीर छूट मतलब जीवन शरीर को छोड़ देता है तो भी वहां इंद्रिय काम नहीं करती है ना। बेहोशी की अवस्था में भी क्या इंद्रिय काम करती हैं कि नहीं करती है? पता चलता है आदमी को? कुछ भी नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता है? कि वो कनेक्शन ही कट हो जा रहा है। जीवन का मेधस के साथ जो भी कनेक्शन है वही कट हो जा रहा है, उसको इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा है। भैया इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है पर काम तो चालू ही रहता है ना। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि वहां प्रभाव पड़ रहा है। एक बेहोश आदमी है, तो जब आप जैसे उसपे कुछ ध्वनि हो रही है अगल बगल, क्या उसका प्रभाव उसके कानों पर नहीं होगा? होगा कानों पे। क्या वो कानों से जो प्रभाव उसके मेधस तक नहीं पहुंच रहा है वो भी पहुंच रहा होगा? लेकिन मेधस और जीवन के बीच का ही कनेक्शन कट हो गया है। जो वो ज्ञान इंद्रियों की बात है वो हो ही नहीं पा रहा है। ये पैरासीटामोल वगैरह हम लेते हैं तो दिमाग का जो दर्द वगैरह जो होता है वो तो होता ही है, बट वो फील नहीं होता है, दिमाग में नहीं जाता है, कनेक्शन कट गया होता है उसको। बिल्कुल। और दर्द ठीक हो जाता है ऐसा हमको लगता है। यहीं पर पता लगता है शरीर और जीवन कितना अलग है। हाँ देखिए, अभी शरीर हमारे में तो पास वो दर्द है ही, शरीर में तो वो दर्द है ही। अभी तो पर देखिए, जीवन को अभी फील नहीं हो रहा है। ये सब चीजें जो है ना, मुझे बहुत, जैसे अभी देखिए मेरे को तो जीवन ज्ञान है नहीं, और ना ही मैं उस मतलब वो चीज को बहुत सूक्ष्मता से देख पाता हूँ कि भाई वो जीवन से वो कैसे मेधस पे काम करता है ना। जैसे बाबा जी बोलते हैं जीवन जो है तरंग डालता है मेधस पे, है ना, और फिर मेधस पे वो प्रभाव पड़ता है, और फिर मेधस से वो जो है बाकी जगह जाता है, सारा कुछ है। तो इतनी सूक्ष्मता तो अभी मेरी नहीं बनी है देखने की। लेकिन ये सब चीजों को जब सोचते हैं ना, तो ये सोचने से आपको उन चीजों के बारे में मतलब जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो ये सारे जो तर्क हैं आपके लिए बेसिकली, मतलब मैं अपने लिए मानता हूं कि मेरे को क्या फायदा है, उससे समझने के लिए जिज्ञासा बनती है। जिस दिन वो पूरा समझ में आएगा, जैसे मतलब बाबा जी को समझ में आया, तो उस दिन ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि भाई ये सारा जो हम लोग सोचते थे उसमें कितना सही है और कितना ये उससे अलग है, जितना हम सोचते थे उससे अलग है। अभी तो एक अनुमान ही हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसा नमस्कार भैया, प्रणाम। नमस्ते इसको बताइए। इस तरह से होता है कि भी अनुमान से अधिक, आई मीन अनुभव से अधिक अनुमान, और वापस अनुमान से अधिक अनुभव, वो ये जो लूप चलता है, इस लूप में आप धीरे 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 प्रोग्रेस करते जाते हो। जैसे अभी अपन ने इतना समझा कि भाई एक कोई तरंग एक तरह से होती है जीवन की, वो मेधस पे पड़ती है, तो एक अनुमान अपना बनता ही है। तो जितना अपन ने अभी तक, जैसे टच को तो अनुभव कर लेते हैं अपन की भी, अभी स्पर्श को तो अनुभव होता ही है अपने को, स्पर्श का अनुभव अपने को मेधस में जाता है, और फिर वो आस्वादन अपन लेते हैं कि भी यहाँ ये कठोर वस्तु पकड़ में आई या ये मुलायम वस्तु पकड़ में आई। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, मतलब अनुभव से अधिक अनुमान और अनुमान से अधिक वापिस अनुभव, फिर वापस जितना अनुभव हुआ उससे अधिक अनुमान बनेगा अपना। तो अनुमान बढ़ते बढ़ते एक बार जिस जगह पे ये वास्तविकता से एकदम मेल खा जाएगा, जैसा है वैसा अपने को दिख जाएगा, जैसा है वैसा अपने को समझ में आ जाएगा, जैसा है वैसा उसको अपन महसूस कर लेंगे, तो वो तृप्ति बिंदु हो जाएगा।
तो इससे काफी आराम मिलता है और फिर पढ़ने में मन भी लगता है और चीजें स्पष्ट होके मतलब ऐसा कंफ्यूजन वाला काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल। नहीं मतलब देखिए, कुछ चीजें तो मुझे भी ऐसा लगता है कि साइंस में जितनी भी उसकी क्षमता है ना, शरीर के जो इतने सूक्ष्म भाग हैं, ज्ञानेंद्रियों का मतलब कैसे वर्किंग होता है, कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और ये पूरे जाल को तो समझा है। शरीर का जो जाल है उसको तो अच्छे से पहचान लिया है, पूरे ही जाल को मैप कर लिया है। थोड़ा सा ही बाकी है इस पूरे जाल के साथ जो ब्रेन के साथ जीवन वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है, उतना ही तो मिसिंग है। बहुत बड़ा काम साइंस ने भी किया है। बहुत बहुत अच्छा काम किया है, सिनेप्सिस से किया है, इंटरनेट के थ्रू नॉन इन्वेसिव ब्रेन मैपिंग करके एक कमरे में बंदा बैठा फिंगर को क्लिक करने का इंस्ट्रक्शन देख रहा है, दूसरे कमरे में बैठा वो ट्रिगर दबा रहा है, माउस की क्लिक हो रही है। इंटरनेट के थ्रू ये सब तो कर ही लिया है। ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं, एक ब्रेन से मतलब एक जीवन का सिग्नल दूसरे ब्रेन तक पहुंचाने वाला काम भी हो गया है इंटरनेट के थ्रू। बिल्कुल। तो साइंस ने तो बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे मैं यहाँ बैठ के गेम देख रहा हूँ, मेरा जो जीवन इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो मेरा इंस्ट्रक्शन दूसरे रूम में बैठे दूसरे बंदे को जाके उसके ब्रेन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। बताइए। इतना तो साइंस ने कर लिया है। हाँ तो बिल्कुल, देखिए वो साइंस ने जो बेसिकली जड़ भाग है, जैसे ये पूरा जो देखेंगे शरीर जो है वो जो भौतिक रासायनिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उसके इंटरेक्शन को, उसके प्रभाव को तो पहचान लिया बढ़िया से एकदम। हाँ एकदम बहुत अच्छे से, और वो इतनी सूक्ष्मता से पहचाना है कि जिसमें अभी तक हम लोग उतना अनुमान भी नहीं कर सकते। जैसा आप बता रहे हैं, ये तो और भी हमारे लिए नया इंफॉर्मेशन, तो इतनी सूक्ष्मता से पहचान लिया है। लेकिन इससे भी जो सूक्ष्म भाग है जिसको कह रहे हैं जीवन, जहां जीवन और मेधस के बीच हो रहा है, वो सूक्ष्मता जो है वो नहीं पहचान पाए, जिसको अभी मतलब बाबा जी ने सारा कुछ कहा है और सब है, वो सूक्ष्मता हमने भी पहचान लिया है, ऐसा नहीं। हम हमारे अनुमान में आ गया है, हमारे चित्रण अनुमान में आ गया, अनुमान में आ गया, सही बात है। और उस अनुमान से हमारे को जो एनालिसिस होता है जीवन शरीर के एक सारे सम्मिलित रूप में देख करके जब हम समझने जाते हैं तो ज्यादा आसानी होती है। इतना है कि ये अनुमान से हमारे को समझने में ज्यादा मतलब आसानी हो ही रही है और तर्क संगत भी ज्यादा लगता है ना। दामनी जी, आप जरा ये बताइए ना, अभी आपने कहा ना इंटरनेट के थ्रू, यानी कि विचार भी अगर विचार ट्रांसमिट हो सकते हैं तो वो जीवन का ही एक भाग हुआ ना। नहीं भैया, जीवन से एक ब्रेन को आया, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन को थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर किया उन्होंने। अच्छा, यानी कि दो कंप्यूटर जोड़ दिए, दो ब्रेन्स जोड़ दिए। वो कंप्यूटर हो गए दोनों। हाँ, दोनों कंप्यूटर हो गए। अब बिल्कुल, अब यही बात आ गई कि ब्रेन को हम एक कंप्यूटर जैसा, सुपर कंप्यूटर जैसा समझ सकते हैं। हाँ, इससे सुपर कंप्यूटर नेचुरली, और उस पर से तो ये बना है मेरे ख्याल से कंप्यूटर, जैसे आंख पर से कैमरा और ना इस पर से इस तरह लोग कहते हैं। हर कंप्यूटर से मेधस तंत्र अभी तक तो काफी बड़ा है। अभी जितना भी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बना है उससे भी मेधस तंत्र इज मच मोर पावरफुल अभी तक के जितने कंप्यूटर बने हैं। आज सुबह एक दीदी ने बहुत बढ़िया चीज बताई थी, जो सोम भैया बताते हैं कि भाई होल टू सम, होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। तो दो चीजें, एक व्यापक और एक जीवन, इन दोनों को पकड़ के फिर पूरी समग्रता में समझने जाते हैं तो बहुत अच्छे से आता है। ऐसा आज सुबह की चर्चा में भी बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया था। बहुत बढ़िया, बढ़िया भैया। तो इसमें और कोई कुछ ऐड करना चाहिए? इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। या आगे बढ़े, इसमें कुछ और डिस्कशन करना हो तो कर सकते हैं, या और कोई? वंदना दीदी, आप कुछ और? आपका इसमें काफी है इंटरेस्ट, शोध भी किया है आपने। और किन्हीं ने कुछ किया हो तो? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ,
जिस प्रकार सूचना रूप में बाबा जी द्वारा हमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की बात में मेधस के साथ बताते हैं, और अब हम अध्ययन के दौरान ध्यान जाने लगा है, तो इसे हम देख यानी ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी आपने पूरा समझाया कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को जोड़ते हुए, तो इसमें जैसे जैसे अपनी समझ बन रही है, स्पष्टता और की और, क्योंकि इससे वस्तु की ओर ध्यानाकर्षण बनता है। क्योंकि ये होता कैसे है बार बार, और जिसमें खास करके मुझे तो है ना कि आंखों वाला पार्ट नहीं है कि कैसे अपन जीवन उन्हें सूचना दे, शरीर से सूचना मिलती है, जीवन उसे लेता है और फिर वापस उसे भूख लगी है, खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, पूरा जीवन की क्रियाओं का भी दिखाई देता है सूक्ष्मता के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये पार्ट वो व्यापक में जो हम संपृक्त है, ऊर्जित है और क्रियाशील है, इसकी ओर भी ध्यान जाता है, उसकी निरंतरता, यानी अभी भास स्वरूप में ही हम उसको देख पा रहे हैं। तो इस बात को मुझे अपने आप में ये होता है कि और निष्ठा गहरी होने के लिए हम मुझे बन रही है, और आभास की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इन चीजों को जो सूचना रूप में हमें मिल रही है, तो इसे प्रत्यक्ष यानी क्या बोलते हैं रियलिटी के साथ यानी ये हो रही है, तो एक विश्वास भी बनता है और एक निश्चितता है कि जो रूट जड़ से यानी जो है कारण के साथ पूरा, और ये नहीं सब अभी सूक्ष्म सूक्ष्म है ना भास रूप में ही लग रही है। तो इससे निश्चित एक विश्वास आगे होने के लिए कि हम वस्तु को और अच्छे से फील कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और संबंधों को देख पाना जुड़ाव के साथ, ये भी कभी कभी लेकिन एक क्लिक रूप में ही होता है। यानी जैसे ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, एकाग्रता से ध्यान देने के प्रयास करते हैं, तो ये निश्चित होता है। इसकी निरंतरता और कैसे बने, इसी के लिए अध्ययन के लिए सबके साथ जुड़े हैं भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। जो मैं ढूंढ रहा था ये पेज नंबर 97 में है, मानव व्यवहार दर्शन में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। तो जीवन और मेधस के बीच कंटिन्यूअस एक्सचेंज हो रहा है तरंग का। तो कैसे जीवन अपने तरंग को भी भेजता है मेधस पे, और जो हर शरीर के सारे भाग से जो मेधस में आ रहा है इंफॉर्मेशन, वो भी जीवन को ट्रांसफर हो रहा है, टू वे है। तो जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो बेसिकली पूरे शरीर से जो भी इंफॉर्मेशन मेधस तक आया, और वो तरंग के रूप में जो जीवन को ट्रांसफर हो रहा है ना, उसमें से कहीं पर भी कुछ कट होने पे वो काम नहीं करता है, वो इंफॉर्मेशन जीवन तक नहीं पहुंचता है। इसलिए क्लियर लिखा हुआ है, मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलताएं व्यवहार में स्पष्ट होते हैं। जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से, तो जीवन का भी यहाँ पर शरीर मतलब वो मेधस पे वो तरंग आना आवश्यक है, तभी वो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलताएं जो है स्पष्ट होती है। प्राण और मन के संयुक्त प्रेरणा रूपी कंपन से संवेग है, अथवा इसे ऐसा समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती है। ये बढ़िया लिखा हुआ है, मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, जिससे ज्ञान इंद्रिया या क्रियाएं संपन्न होती है। अब इसमें एक और वर्ड आ गया है, प्राण वायु। अब ये प्राण वायु और प्राण वायु तरंग, वो भी इसमें बीच में कुछ आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मन जो है मेधस, और उसके साथ पूरे शरीर में एक प्राण वायु भी है, और उस प्राण वायु के ही माध्यम से ये ज्ञान इंद्रिया काम कर रहे हैं। यह लिखा हुआ, मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग, जिससे ज्ञान इंद्रियां या क्रियाएं संपन्न होती है। तो अभी तक जितना हमारा अनुमान बन पाया है, उसके साथ साथ इन सारी इंफॉर्मेशन को भी लेते हैं और इस पे और शोध करते हैं। ये अभी ऐसा मतलब मैं अपने लिए पर्सनली नहीं मानता हूँ कि इसको पढ़ा और पूरा
वो स्पष्ट हो जाएगा, वो अनुमान अनुभव में विलय हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिस दिन होगा उस दिन होगा। तो अभी अपनी जितनी क्षमता है उस हिसाब से हम अनुमान कर लेते हैं, जितना भी है। ठीक है, एकदम सही भैया, पात्रता के अनुसार अपने को मिल ही जाएगा। बिल्कुल। मतलब मेरा एक ये है कि मैं अभी इस जगह पर हूं तो मैं पूरा समझ गया हूं, ऐसी अपेक्षा ना रखा जाए, है ना। मैं भी शोध कार्य कर रहा हूं, आप लोगों के जैसा ही हूं। बस यही है कि मतलब मैं होस्ट की जगह पर हूं, इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है आप में और हमारे में। रविकांत भैया, ये ह्यूमिलिटी आपकी बहुत प्रशंसीय है। आपके जितनी वो जो अनुभव, ये समाधानात्मक भौतिकवाद का भी जो आपका लेक्चर सुना, और जितना स्पष्ट रूप से आप तात्विक चीजों को पकड़ के बताते हैं, बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत। हम तो कृतज्ञ है आपके भैया। हाँ भैया, लेकिन देखिए मेरे को भी तो वो होगा ना कि मैं इस नहीं, जगह ठीक पे बात है, हूँ। आप भी शोध कर रहे हो, ये अच्छी बात है, ये हाँ, अच्छी बात है। इसलिए क्या है, इससे अपने को गति मिलती है। बिल्कुल। यहाँ अपने मन में ये आ गया ना कि अरे हमको तो आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर वहीं वो फुल स्टॉप हो जाता है। तो अपने को गति मिलती रहे, इसके लिए अपने को अपनी पता रहना चाहिए कि हाँ ये, और जिसको एक्सपीरियंस करना बाकी है वो तो है ही है। वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक, बाबा जी ने बहुत स्पष्ट बोला है, समझना बराबर देखना, देखना बराबर अनुभव करना, वो जानना मानना की तृप्ति बिंदु तक तो जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। हम अभी मान लेते हैं कि बाबा जी ने ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे तरंग आती है, ऐसे ऐसे होता है, उसको अब जानने के लिए लगे। एक अच्छी बात होती है कि जब हम एक ग्रुप में सब लोग मतलब एक तीव्रता के साथ समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो बहुत अलग अलग जगह से जो इनपुट आते हैं, है ना, उन सब से हमारे चित्रण को बनने में और जो हमारे तर्क है वो और सूक्ष्म होते हैं। इतना फायदा होता है कि हमारे को समझने में आसानी होती है। जितना समझ पहले था उससे थोड़ा और सूक्ष्मता बढ़ती है। ये तो मैंने अपने पढ़ाई के समय भी देखा था कि ग्रुप डिस्कशन में हम जल्दी सीखते थे। तो इतना ही कि थोड़ा जो भी हम अपना पूरा ऊर्जा लगा रहे हैं, उस सम्मिलित ऊर्जा लगने से वो थोड़ा फास्ट होता है। यही मैं उपकार मानता हूँ। मेरे को भी जितनी भी चीजें डिस्कशन होती हैं उन सब से मुझे भी काफी कुछ जो है समझने को मिलता है। मेरा भी ध्यान और अच्छे से जाता है, सूक्ष्मता से जाता है। ये उपकार होता है। नहीं भैया, 100% सही बात आप कह रहे हो। मैं तो टीचर हूँ, बच्चों से जो डिस्कस करते हैं तो बच्चों का तो जो होता है मेरा ज्ञान अपडेट होता है, मेन तो मेरा फायदा होता है। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। एक प्रश्न है मेरा, फिर से मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग मनोरोगी जो होता है ना उसको सीबीटी देते हैं, कॉग्निटिव क्या बिहेवियर थेरेपी ऐसे करके बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि वो उसको दवा देने के अतिरिक्त उसके साथ सेशन करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो उसमें फिर ये होता है, उसको ऐसा समझा मैंने कि शायद वो जो जीव है उसके अंदर जो है, जो जीवन है उसकी ट्रेनिंग से संबंधित है वो। तो अब सवाल ये है कि वैसा ही जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी कुछ वैसी ही ट्रेनिंग है क्या जैसे रोबोट को अपन देते हैं? मेरा क्वेश्चन स्पष्ट हुआ? भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि हम लोग की कंपनी में वो काम होता ही है। बेसिकली एल्गोरिदम्स लिखे जाते हैं और एक्सेप्शंस थ्रो होते हैं। जैसे जैसे एक्सेप्शंस थ्रो होता है वो एल्गोरिदम सीखता जाता है, उसमें वो लूप लगा रहता है। उसमें और जीवन का कोई कंपैरिजन नहीं है भैया। वो नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया उन्होंने, उसमें कोई इंटेलिजेंस, मतलब जितना आपने एल्गोरिदम लिखा है उतना ही इंटेलिजेंस में आएगा। वो बीच में भी अभी एक बहुत बड़ा र्यूमर चला था कि एक कोई गूगल के किसी एक साइंटिस्ट ने बोला कि भाई वो एक एल्गोरिदम था, वो कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस होने वाली चीज जीवन परमाणु एक अलग तरह की रचना ही है, जिसमें एक पार्टिकल बीच में और 60 पार्टिकल चारों तरफ होने से वो भारहीन हो जाता है। तो जो 60 पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, वो उस एक पार्टिकल के भार को वहन कर लेते हैं। वो एक वो मशीन से इससे आने वाला नहीं है। मतलब वो अगर कॉन्सेप्ट अपन थोड़ा सा भी क्लियर रखेंगे तो ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल लर्निंग और ये सब कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। आई डोंट नो, और कोई कुछ और क्या बता सकता है तो अच्छे से सुनते हैं। पहली बात तो जो साइंस अभी जिसमें भी इंटेलिजेंस मान रहा है वो तो ब्रेन में ही मान रहा है। जो सोचने का काम नहीं और खुद से डिसीजन लेने नहीं का नहीं काम वो नहीं तो नहीं भैया, नहीं भैया, अब साइंस यहाँ पहुंच गया है कि ब्रेन के बाहर कुछ है।
बहुत बहुत क्लियर बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट में अब डिबेट ये है कि ब्रेन के बाहर कहाँ है, क्या है या है, नहीं है। बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं अभी, लेकिन बायोलॉजिस्ट काफी हद तक इस इवोल्यूशन थियरी में आगे आ गए हैं कि ब्रेन के बाहर कुछ है। अच्छा, मतलब नहीं, क्या इस पे कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा है? हाँ बहुत बहुत सारे लिंक्स है। आप रिसर्च करेंगे तो इंटरनेट पे बहुत सारी डिबेट्स मिल जाएगी आपको, बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे यूट्यूब नहीं तो ऑडियोस। कितने जो हो गए साइंटिस्ट जो ऊपर लेवल के हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई ये जो बॉडी है या जो उसका मेन पार्ट जिसको ब्रेन कर रहे हैं, इससे अलग कोई एक चीज है जिसको हाँ वो हाँ नहीं पहचान पा क्या- रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, बात अलग है, लेकिन कोई एक चीज है इसको वो हाँ हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। मानते हैं। canonizer.com करके एक साइट है, उसमें आपको कॉन्शियसनेस के बारे में कम से कम अभी करीब 300 थियरीज वहां पे लिस्टेड है। अच्छा, हार्ड क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस करके ढूंढेंगे तो भैया बहुत बहुत बड़ी चर्चा चल रही है इस पे। मतलब ऐसा नहीं पूरी दुनिया लगी है इस पे। नहीं, ये तो आप जो बोल रहे हैं ना, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और यदि ऐसी बात है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे ये जो मतलब मध्यस्थ दर्शन की बात है, उन लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनकी मान्यता में अभी तक ये बात आई ही नहीं है कि मतलब शरीर से अलग हटके कोई मतलब एक और चीज का हो सकता है संभावना। कॉन्शियसनेस शरीर में नहीं है, ब्रेन में नहीं है। यदि उनमें इस चीज को लेकर के मतलब वो नहीं समझे लेकिन एक्सेप्टेंस बन गया है कि इससे अलग कुछ चीज होगा, तब तो इसको ले जाकर के बहुत आसानी से रखा जा सकता है बात को, मतलब उनके जो भी है कुनबे में। कोशिश कर सकते हो यार। कोशिश करने में कभी कोशिश करना ही चाहिए। मैं तो मेरे लेवल पे आई हैव कनेक्टेड विद मेनी पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू देम। वो इस बात को बोले तुमने देखा है क्या, अपन ये झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं हाँ, हमने देखा है। हाँ, लेकिन वही मतलब यदि ऐसे कोई आदमी यदि जो इस तरीके के है। हाई लेवल मेरे के मेरे हैं और देखा हो, मेरी तो ऐसे मतलब जब बाबा जी थे तो वहां पर तो लाया जा सकता था कि वहां पे एक आदमी बैठ के बोलता हाँ हमने देखा है, और वो जो भी जिज्ञासा करते उसको वो क्लियर कर भी सकते थे, क्योंकि ऐसे बाबा जी कोई ने तो टॉप क्लियर लेवल किया के ही है ना। साइंटिस्ट। इतने सारे लोगों को बाबा जी ने क्लियर किया है। अपन उन लोगों के एकदम विश्वास से अपन सब लगे हुए हैं। तो हाँ भैया, वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो वो टॉप लेवल के साइंटिस्ट है ना, वो तर्क, जैसे वो जो बोल रहे हैं कि तर्क से वो यह पहुंच रहे हैं कि जो है ना वो नहीं है, मतलब ब्रेन ही जो है कॉन्शियस चीज नहीं से अलग है, वो तर्क से ही पहुंच रहे हैं या कुछ अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है जो भी चीजें हैं, तो वो अब उसके जवाब में ये चाह रहे हैं वैसा कि जो तर्क से हमको उत्तर ना दे, वो जो चाह रहा है कि अपने अनुभव से बोले कि हाँ है, मैंने उसको देखा है, तभी उनसे बात बन सकती है ठीक बात आगे। ठीक है, उस ये दूसरे हो जाएंगे भैया, क्योंकि बाकी लोग उसमें शायद वो हो जाएंगे, नहीं, ठीक हम बात है, कनेक्ट नहीं ठीक हो बात है। पाएंगे। अपन थोड़ा तो बाद हाँ, आराम हाँ, से। मैं करूंगा भैया इस बारे में बात। भैया तो ये नहीं, सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी अच्छा, आपने जो शेयर किया ना 93 नंबर का पेज, इसमें हाँ जो काउंसिल व्यवस्थापूर्ण लिखा हुआ है ना, संयुक्त हाँ, मन के संयुक्त प्रेरणा और व्यवस्थापूर्ण आघात, ये किस तरह से है? अब यही तो सबको प्राण तत्व विवस्थापूर्ण और मन आघात। के संयुक्त, हाँ, और हाँ, प्रेरणा से रूपी कंपन से संवेग है, हम्म, अथवा इसे ऐसा समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है, हम्म, जिससे इंद्रिय ज्ञान, अच्छा, यानी कि प्राण वायु तो इसमें मस्ट हो गया एक तो, हाँ वही उसके बीच में एक द्वारा और ये चीज आ गया, प्राणवायु। और उसी से हम जिंदा रहते हैं, ये आ गया, उसको प्राण का। यानी कि मैं ऐसे समझा जैसे ये जो कंपन है, कंपन की वजह से तरंग होता है, तरंग प्राण वायु के उससे संवेग से होने से ज्ञानेंद्रियों ज्ञान वगैरह मिलता है, यानी कि सूचना जाती है जीने की, ये ऐसा समझा। पर ये विवशतापूर्ण आघात, विवशतापूर्ण शब्द का कैसे, कुछ समझ में नहीं आया भैया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये तो सोचना पड़ेगा। व्यवस्थापूर्ण आघात का मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है कि बस वही कह रहे हैं कि बलपूर्वक जैसे जीवन अपना जो भी तरंग उसने डाला मन पर, तो वो उसका बल का जो प्रयोग हो रहा है उसी को ही शायद व्यवस्थापूर्ण कर रहे हैं, या बाकी और किन्हीं को कुछ लग रहा हो तो। आनंद भैया, मन का जो मतलब उसने जो अपना बल लगाया उस मेधस पे, उसको ही व्यवस्थापूर्ण आघात बोल रही है। यह व्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि बिन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ना चाहते हुए भी करना, ऐसा अर्थ नहीं है। बताइए बाकी लोग।
इसको भैया देखिए दो तरह से अपन मतलब एक तो एक अपने को इंद्रिय से जो मिलता है उससे वो जो मन से जो वेग आएगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर रहता है। जो दो तरह के मतलब फ्लो चल रही है, एक तो अपना बॉडी से फ्लो चल रही है, बॉडी का फ्लो जो भी चल रहा है उसकी जितनी भी स्पीड और जो पावर रहेगा उससे वो जो वहां से जो आ रहा है वो दैट इज गोइंग टू बी मतलब ऑलवेज टैड हायर देन दिस। जैसे मेरे ख्याल से ये जो प्राणिक हीलिंग वगैरह का जो भी कोई प्रैक्टिस करते हैं अपन, तो अपन कुछ नहीं करते हैं, हाथ को थोड़ा सेंसिटाइज करते हैं और फील करते हैं, तो वो एक वायु की वेग फील होती हुई दिखती है अपने को दोनों हाथों के बीच में, एक मोशन अपन फील कर पाते हैं। सूक्ष्मता से फीलिंग करने का जो एक इनिशियल पॉइंट है। अपने में से किसी ने है जिसने प्राणिक हीलिंग का कुछ ट्राई किया है? नहीं भैया, मेरा तो नहीं है, बाकी लोग बताएं। इस ग्रुप में अभी 17 लोग हैं अपने पार्टिसिपेंट्स में। प्राणिक हीलिंग किसी ने भी प्रैक्टिस की है क्या? नहीं भैया, बस सुनी है। हाँ, मतलब एक जो है ना बहुत सूक्ष्म फीलिंग जो है ना, जैसे अभी बाकी लोगों को कुछ दिखता नहीं है बट उनको एक दोनों हाथ के बीच में वो जो एक फील होती है उसकी स्पीड कम होना, स्ट्रेंथ ज्यादा होना, स्ट्रेंथ कम होना, ये बहुत अच्छे से फील होता है। जैसे अगर अपन कोई अपन आदमी एक बैठा है, अपन उसको बोलते हैं कि भैया तुम अच्छे अच्छे विचार सोच, तो अपने को वो फील अलग तरह का होता है। जैसे वो एकदम अच्छा तुम बहुत गंदी घटना सोच या उसके बारे में सोच, कुछ जिसको जो तुमको पसंद नहीं है उसके बारे में सोच, वो सिर्फ उस आदमी की कल्पना करता है, उसके बारे में सोचता है। अपने को यहाँ पे दिखता है कि इसकी जो तरंग आ रही है वो नेगेटिव तरंग आ रही है। तो वो एक तरह से इसको तो भैया एक्सपीरियंस करने वाली बात है। सूक्ष्मता से मन, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक रूल यही है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी से आदान प्रदान होता है। तो मन अपना जीवन परमाणु का आउटर मोस्ट लेयर मन हो गया, तो मन से जो चीज आती है वो जो मन को जा रही है और आ रही है उसमें वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ऐसा मैं इसका समझ पा रहा हूँ। व्यवस्था पूर्ण आघात। और कि नहीं, और कोई? एक तो नहीं ये भैया, प्रश्न समझ में तो नहीं आया। व्यवस्थापूर्ण शब्द वो जो अपने मगज में कंडीशन कर दिया है व्यवस्थापूर्ण, यानी जो चाहिए नहीं करना, जो चीज की जरूरत है, जो हमें चाहिए नहीं वो करना है, वो इसको व्यवस्था कहते हैं हम। तो यहाँ वो बैठे नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उस अर्थ में ये है। हाँ हाँ, बाबा जी के अर्थ अलग होते ही हैं, यहाँ क्या है समझ में नहीं आ रहा। परिभाषा संहिता देख लेते हैं भैया। देखो अपन जैसे अधिकार शब्द देखते हैं, अधिकार को अपन जैसे समझते हैं नॉर्मल भाषा में, और बाबा जी ने जो अधिकार का डेफिनेशन दिया है उसको देख के एकदम गदगद हो जाते हैं अपन। जैसे ये हो सकता है व्यवस्थापूर्ण का बाबा जी ने कुछ डेफिनेशन दिया हो परिभाषा संहिता में। देख ले, ऐसा करते हैं ना भैया, कोई ये पैराग्राफ में इस ग्रुप में डाल दें कि यहाँ व्यवस्थापूर्ण का क्या मतलब है, व्यवस्थापूर्ण आघात का क्या मतलब है। तो ये एक अच्छा हो जाएगा कि बाकी सभी लोग भी अपना ध्यान चला जाएगा, और जो भी जिनको भी कुछ सोचे होंगे या फिर किसी और से डिस्कशन करके उसमें उत्तर आ जाएगा, तो ये अपने लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया सजेशन है ना। तो इसको ग्रुप में डाल देते हैं, वो ज्यादा कि ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और श्री राम भैया भी हैं, तो सभी लोगों के पास चला जाएगा ये प्रश्न, और उससे फिर अपन जो है ना अच्छा डिस्कशन हो सकता है वहाँ पे। भैया व्यवस्था का मैंने खोला है परिभाषा संहिता। हाँ, व्यवस्था का तो मतलब वही है, इच्छा न रहते हुए भी परिस्थितियों के दबाववश किए जाने वाला कार्य। हाँ, वो वही मैंने कहा कि वो अलग है, और यहाँ पर जो चीजें कह रही हैं ना वो अलग है। वो अलग दिख रहा है। ठीक बात है, आप जो बोल रहे हैं सही है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि जीवन शरीर को चलाना नहीं चला रहा है और जबरदस्ती शरीर को चला रहा हो, ऐसा ये अलग चीज है। क्योंकि उसके बाद जो है इसमें दूसरे तरीके से जो कह रहे हैं ना, ऐसा समझे, इसे ऐसा समझे कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राण वायु तरंग है। वो ठीक है, वो सिंपल है, वो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। ये व्यवस्थापूर्ण ही गड़बड़ कर रहा है। वही इसको देख लेते हैं, इसको ग्रुप में डाल देंगे। आघात का मतलब भी आवेश प्रदायी क्रिया लिखा हुआ है, दोनों शब्द है परिभाषा संहिता में। तो इसको एक बार जो है ना ग्रुप में डाल देंगे, कोई एक डाल देंगे, कौन डाल देंगे एक बार वो कर लेते हैं, क्योंकि बढ़िया है, इसको अपन क्लियर कर लेंगे।
कोई एक? अखिलेश्वर जी आप कर देंगे? हाँ भैया मैं कर दूंगा। ये ठीक। पेज नंबर देख रहा था बस। 93 पेज 93 नंबर ये है 97 है। 97 सॉरी। हाँ हाँ मैं कर दूंगा भैया, कर दूंगा। ठीक। हाँ अच्छा भैया, मैं अपने प्रश्न को मैं क्या ठीक से पूछ नहीं पाया। हाँ वो जो एआई और जो सीबीटी वाली बात मैं कर रहा था, उसको दो पार्ट में अब तोड़ लेते हैं। भैया की बात से थोड़ा मेरे को मदद मिली, अब सही तरह से पूछता हूँ। उसमें ये है कि एक तो क्या है कि वो अपना बात करूं तो इंटेलिजेंस और इमोशन ये दो अलग कर देते हैं। तो इंटेलिजेंस वाला आंसर तो भैया ने दे दिया, उससे मैं संतुष्ट हूँ कि एआई कभी वो भावनात्मक रूप से आ जाएगा ऐसा नहीं होगा, वो इमोशनली नहीं आ जाएगा। तो उसको अलग कर देते हैं, एआई तो सेपरेट हो गया, वो बात ठीक है। अब क्या होता है भैया कि जो मनोरोगी होते हैं उनको वो सीबीटी देते हैं, वो बिहेवियर थेरेपी देते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि जब आप साइंस जब उसको फिजिक्स और फिजिक मतलब भौतिक रासायनिक चीज मान रहा है ब्रेन को, तो आप बिहेवियर थेरेपी क्यों देते हैं? किसको दे रहे हैं आप? कौन सी सेल को दे रहे हैं? ये कोई थोड़ा सा, या इससे तो ये पता चल रहा है कि उसमें जीवन को आप ट्रेन कर रहे हैं या उसको कुछ दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आप जब उसको बिहेवियर थेरेपी देते हैं किसी मनोरोगी को, तो आप उसके ब्रेन को दे रहे हैं या जीवन को दे रहे हैं? जीवन आप मानते नहीं है, तो ब्रेन को कैसे दे रहे हैं? ये है मेरा प्रश्न। भैया देखिए, अभी जो आनंद भैया ने कहा था ना कि जीवन को मानते नहीं है, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेन को ही सब कुछ मान रहे हैं। एक बहुत बड़ा भाग जो बोल रहे हैं ना कि वो क्लियर नहीं है कि ये जो इमोशंस है और जो भी इंटेलिजेंस है वो ब्रेन में ही है या नहीं है। वो उनको ये नहीं पता कहाँ है, लेकिन पूरी तरीके से वो ये भी श्योर नहीं है कि ये सारा कुछ ब्रेन में ही है। वो भी रिसर्च कर ही रहे, वो भी ढूंढ ही रहे। तो वो चीजों को वो नहीं पहचान पा रहे कहाँ है, लेकिन ये चीजें हैं ये तो पहचान पा रहे, और ये चीजें कैसे काम करती हैं इसको भी पहचान पा रहे। ठीक है। हाँ मतलब वो रीजन नहीं पता है बट वो इफेक्टिव है, काम उनका चल रहा है। ठीक। जैसे अभी हम ही लोग की बात करें ना, हम मन की चयन आस्वादन क्रिया को पहचान लेते हैं, पहचान रहे हैं ना, जो तुलन विश्लेषण क्रिया को भी पहचान रहे हैं, चित्रण क्रिया को भी पहचान रहे हैं। अब ये हमारा अनुमान ही है ना, हमारे को बाबा जी ने कहा है कि भाई जीवन होता है, इसलिए हमने ये मान लिया कि जीवन की क्रियाएं हैं, लेकिन हमने को अनुभव भी तो नहीं है, अपने को पता भी तो नहीं है कि सही में वो कहाँ चल रही है। लेकिन इन क्रियाओं का तो पता चल ही जाता है। इन क्रियाओं के जो इंटरेक्शन है, मतलब कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ से चित्त जो है, चित्त में प्रभाव मन से हो रहा है या चित्त के अनुसार मन काम कर रहा है, ये सब भी चीजें हम लोग को पकड़ में आने लगी हैं। तो क्रियाओं के रूप में तो समझ में अभी भी साइंस को आ रहा है। वो बहुत सारे, तो इतने सारे चीजें हैं कि मतलब क्या कहा जाए, राइटिंग देख करके आपके सारे पर्सनालिटी को उन लोग मैप कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए कि मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप कितना मतलब क्या गुस्सा करते होंगे, कैसा करते होंगे, कितने हिंसक स्वभाव के होंगे, आपकी राइटिंग देख करके वो पहचान लेते हैं, चेहरे से पहचान लेते हैं। तो ये इस पे तो बहुत सारा वर्क किया है इन लोगों ने, मतलब प्रयोग के आधार पर बहुत सारा कुछ पहचानने का काम इन लोगों ने तो कर लिया है। तो उसी आधार पर जो आपका प्रश्न है ना, वो उसी आधार पर है मुझे लगता है, और किसी एक दिन की खोज नहीं है, वो इतने सालों से चला रहा हो, कई लोग उसमें प्रयोग करते 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 उसमें जो है उसको पहचान लिया होगा लोगों ने कि ये वर्क करता है। हाँ तो फिर उनका भी साइंटिफिक माइंड उनसे लड़ता नहीं है कि इसमें क्या फिजिकल केमिकल लोचा हो रहा है ब्रेन में जो नहीं ऐसा भैया, कर रहा है? वो लोग ओपन है भैया। आप ये बात मानिए कि आप क्लोज्डनेस अगर देखेंगे और ओपननेस देखेंगे ना, तो वो लोग बहुत ओपन है। किसी की भी थियरी को 10 साल में 15 साल में हर आदमी नेगेट कर रहा है, हर थियरी को नेगेट कर रहा है। आप पहले ना एटलीस्ट 50 साल 60 साल कोई थियरी चलती थी। आजकल देखो ना, हर तीसरे साल हर 5वें साल जो एक आदमी ने बोला उसको नेगेट करके उसकी नई थियरी कंटिन्यूअसली वो लोग इवॉल्व तो हो ही रहे हैं ना। दे आर वेरी ओपन टू लिसनिंग कि भाई ये हाँ ऐसा सर, नहीं है। वो तो मेरे को आइडिया, ये तो हमारे पेपर ही 5 साल रिसर्च पेपर नहीं चलते, वो चैलेंज हो जाते हैं। आप अभी तो देखो ना। हाँ तो एक्चुअली दे आर में वेरी ओपन। वही बहुत कम ही जो ऊपर के लेवल के लोग हैं जो सही ढंग से शोध कर रहे हैं ना, उन लोग ओपन है। और जिन लोगों ने जस्ट उसको मान लिया है ना, जैसे हाँ अपने हाँ देश में मानने को जो जानना मान लिए वो रिजिड हो गए। हाँ। जैसे अभी हमारे दोस्त लोग हैं, बहुत लोगों से बात होती है ना, तो वो बोलते हैं सब फालतू है, सारा कुछ ब्रेन में होता है, सारा सोचने का काम ब्रेन में होता है ना, सारे इमोशन ब्रेन में होते हैं।
अब मैं बहुत अपने दोस्त लोगों से बात करता हूँ, सारे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, अच्छे से, मतलब सारे अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं और रिजिड है, क्योंकि वो यहाँ पर मानने को अपना जानना मान करके बैठे हुए हैं। तो उनका जो ओपननेस है वो बंद हो गया। तो बड़े एक मास में ओपननेस जो आप भर रहे हैं ना, वो बंद हो गया। उनका ओपननेस कहाँ से है? जो टॉप लोग जिस चीज को अभी तक मतलब एक जनरलाइज करके एजुकेशन में ला दिए हैं ना, वही चीज को अभी मतलब फाइनली ट्रुथ माना जाता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं, वो ये जो चीज मान रहे हैं कि नहीं शरीर से अलग हटके भी है, ऐसा अभी तक किसी एजुकेशन में तो नहीं आया। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। हाँ, यदि वो ये चीज को ला देंगे ना, तो जो आदमी रिजिड हो गया है कि नहीं मैं शरीर ही सब कुछ हूं, ब्रेन में सब कुछ होता है, वो भी उनका रिजिडनेस खत्म हो जाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये चीज यदि वो कर रहे हैं तो उनको एजुकेशन में लाना चाहिए, शिक्षा में लाना चाहिए, इस चीज को कहना चाहिए कि हमको नहीं पता कि वो क्या चीज है कॉन्शियसनेस, लेकिन एम्पिरिकल डेटा एक्चुअली क्या डेटा ड्रिवन हो गया ना, वो हर चीज को इन्फरेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल डेटा मांगते हैं वो हर चीज का। अब वो एपिस्टेमोलॉजी में उलझ के रह गए और वो लोग कर रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ से अपनी तरफ से कर रहे हैं। जहाँ पे भी इसका मिलन होगा वहां से वो शिक्षा में आएगा ही आएगा। वो भैया क्या एजुकेशन में कोई रिसर्च या कोई चीज तब आती है जब वो ठोक बजा के काफी लोग जब हाँ कर देते हैं तब आती है, उससे पहले आती नहीं है। तो अभी ये प्रक्रिया आप लोगों के प्रयास से ये है कि थोड़ा बहुत तो एंट्री लेवल हो ही गई है ना, यूएसपी का और बाकी जो चीजें हैं कुछ एंट्री तो हो ही रही है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। वही बाबा जी का पहले प्रयास था कि इसको शिक्षा में ले जाया जाए, है ना। शिक्षा में ले जाने का मतलब है कि ऊपर के लेवल से गवर्नमेंट इसको शिक्षा में लाए, सारा कुछ लाए। वहां पर देखे कि ये असफल हो रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है प्रयास, तभी वो सामान्य लोगों के पास गए। क्योंकि यदि इस शिक्षा का बहुत बड़ी एक अवधारणा, जो शिक्षा जो है कि जो एक वास्तविकता है, रियलिटी, कि भाई मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, उस अवधारणा को पूरी तरीके से हटा के मैं शरीर हूं, इसी अवधारणा के साथ यदि पूरी शिक्षा व्यवस्था ही है, तो लक्ष्य भी तो शरीर का ही बनेगा ना। जो अभी के समय इतना मतलब त्राहिमाम लोग किए हुए हैं, तो वो गलत थोड़ी है, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य ही वही है। शिक्षा में जो अवधारणा है कि शरीर ही सब कुछ है, इस अवधारणा के साथ शुरुआत ही हुई। उस अवधारणा को ही बदलने के लिए तो बाबा जी ने ये पूरा दर्शन लिखा, और ये पूरे दर्शन को हर जगह वो पढ़ाने का प्रयास करते रहे कि भाई यूनिवर्सिटीज में जाए, सब जगह जाए। तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये बच्चे भी डिस्कशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो आप किसी भी बीटेक के बच्चे को पढ़ा दीजिए या जिनको भी पढ़ाइए, उनको भी समझ में आएगा, तो उनके भी अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी अवधारणा के रूप में, वो भी वहां पर सोचेंगे इसको। अब पहले तो हम टीचर ही समझ ले, अभी तो हमारे ही बस में नहीं आ रहा है, आएगा तो जरूर देंगे। बिल्कुल, बढ़िया, आगे बढ़े और बताइए। और कोई मुद्दा? बढ़िया, कोई चर्चा के अच्छा चल रहा है, मेरे को भी बहुत कुछ जो है सोचने के लिए मिल रहा है। और कोई कुछ बोलना चाहे, अभी तक जो डिस्कशन हुआ उस पर कुछ ऐड करना चाहे, या कोई नया मुद्दा हो? बताइए। भैया जो परेशानी आप अभी बता रहे थे कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो तो वो ये बोलते हैं कि ब्रेन के अलावा कुछ होता नहीं है, तो मैं भी जब अपने स्टूडेंट से कभी इस बारे में करता हूँ तो अटक जाती है चीज। तो इसके लिए कुछ आपने सोचा हो? दो चार जस्टिफिकेशन तो है मेरे पास, वो मैं देता हूँ। क्या है कि हम लोग इधर कॉलेज में स्टूडेंट से भी बात करते हैं इस बारे में, तो उस कुछ हो तो कुछ आप और दें तो शायद उसको मैं और बेहतर तरीके से बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँ। अभी जैसे मैं था, क्लास 9-10 के बच्चे थे, बस उनसे संवाद कर रहा था, तो मैं जस्ट एक दो प्रश्न पूछा। मैंने पूछा हर बच्चे से कि ये बताओ कि आंख कहाँ है, तो आंख बताया सबने इशारे से। मुंह कहाँ है, तो बताया। तो हर्ट कहाँ है, वो भी बताया। पेट कहाँ है, वो भी बताया। फिर मैंने पूछा कि ये बताओ कि मन कहाँ है ना। तो कुछ लोगों ने हर्ट की तरफ दिखाया और कुछ लोगों ने ब्रेन की तरफ, मतलब ऊपर।
मेधस जो कहते हैं ना, ऊपर जो सिर का ऊपर भाग, उधर की तरफ दिखाया। फिर मैंने पूछा कि ये बताओ कि जैसे आपका आंख खराब होता है तो आप किसके पास जाते हो? बोले आई स्पेशलिस्ट के पास। हार्ट खराब होता है तो बोले भाई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो हर बॉडी का जितना भी पार्ट है वो खराब होता है तो उसके कोई एक स्पेशलिस्ट है जो उसके बारे, सारी फंक्शन के बारे में जानता है और उसको वो ठीक कर देता है। उसके बाद बोला कि जब आपका मन खराब होता है तब आप किसके पास जाते हो? तो बोले कि उसका तो कोई है ही नहीं, है ना। साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं भैया। हाँ, अब वो भी बहुत लेकिन अच्छा, तो आजकल साइकेट्रिस्ट जो है वो बहुत कम ही लोग जाते हैं, मतलब एक के दुक्के लोग ही हैं जो बहुत ऊपर जो साइकेट्रिस्ट का सहारा लेते हैं। नहीं भैया, आजकल तो आप वेस्टर्न कोई कंट्री में भी बहुत शहर है। में चले जाओ, हर हाँ। ये सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है भैया। हाँ। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ही है काउंसलिंग और ये इंडिया साइकेट्रिक। इंडिया में भी बहुत हो गया भैया आज की तारीख में। मतलब एवरेज में किस एज के बच्चे, 15 साल के, 20 साल के, डिप्रेशन तो एक कॉमन ऐसा हो गया। हाँ, वो तो माँ बाप हर ले आदमी जाते हैं। बोलता है कि अरे नहीं डिप्रेशन हो गया मेरे को। अरे समझते भी हो मतलब डिप्रेशन का? एक्चुअली बोले में नहीं देखिए, मेरे को जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, उसके लिए बिजनेस अपने आप आ ही जाता है, यदि आपके पास उसका नॉलेज हो भी या नहीं भी हो। तो आजकल इतने डिप्रेशन के केस आ रहे, तो इसलिए साइकेट्रिस्ट जो है बिना जाने भी बन गए। वो ठीक सही कितना बात। कर पाते नहीं कर पाते इसका मेरे को तो आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो मिला नहीं हूँ। आजकल ये शब्द डिप्रेशन अच्छा आ गया है, तो लोग पहले तो लोग पागल समझते हैं, मन के डॉक्टर के पास जाना है कि पागल थोड़ी है। हमारे से गांव में साइकियाट्रिक को पागलों का डॉक्टर भी बोलते हैं। तो इसलिए लोग जो है जाना नहीं चाहते। तो मैं वही कहा, तो वो बोले कि मन का मतलब कहाँ जाते हैं? बोले कोई कहीं पर भी नहीं, वो दोस्त लोगों के साथ बात करके या ऐसा करके करते हैं। तो फिर मैंने वही कहा कि क्यों नहीं कर पा रहे, कि मन है कहाँ ये पता ही नहीं चल रहा है शरीर में। भाई शरीर के हर एक अंग अवयव का पता चल जा रहा है, तो उसके फंक्शन को पहचान के उसको ठीक कर ले रहे हैं। मन का पता ही नहीं चल रहा है शरीर के किस भाग में है। मन को ढूंढ के निकालो शरीर के किस भाग में। यदि मन का वो ठीक ठीक शरीर का कोई अंग अवयव होता तो उसको ठीक ठीक रिकॉग्नाइज करके उसको ठीक करने का काम भी कर लिया होता साइंस ने। शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको साइंस ने अच्छे से नहीं पहचाना, और उसको बहुत अच्छे ढंग से पहचान करके उसका ट्रीटमेंट कर पाते। मन को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, शरीर के किस भाग में मन है, क्या साइंस भैया पहचान पा रहा भैया मन का प्रभाव तो शरीर पे पड़ता ही है ना। है? अब देखिए, मन के प्रभाव से शरीर का दूसरा भाग खराब हो जाए वो अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि मन खराब हुआ है ना, जैसे आप दुखी हो गए, आपका सर दुखता है ना, तो आप एक दवाई ले लेते हैं, पेट दुखता है दवाई ले लेते हैं। मन लेकिन खराब हुआ, ये जो उत्साह है या जो निराशा है, हाँ, ये तो शरीर के माध्यम से व्यक्त हो ही जाता है ना। व्यक्त होना अलग चीज। मैं वो कह रहा हूं कि जो आपकी निराशा आई, हाँ, इसको कौन निराशा आई। डॉक्टर ठीक करता है? क्या दवाई देने से वो निराशा ठीक हो जाती है? उसका रिफ्लेक्शन होना अलग बात है शरीर पे, वो तो रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन वो खराब होने से आप उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? जैसे आपका मन खराब हो गया, आप उदास हो गए, आप निराश हो गए, क्या इसके लिए कोई दवाई है? कुछ ये बात मंत्रों का होगी। प्रभाव करते हैं, कुछ झाड़ फूक करते हैं। अब वही माने ना, कैसे भी जिसको जिसमें आस्था है वो करते हैं। कुछ लोगों का काम करता है, कुछ लोगों का नहीं करता है। आज के दिन में जी देखिए, जी। बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चलता है, हाँ बहुत हाँ सारे धाम चल रहे हैं, वहां लाखों लोग आते हैं, हाँ। है ना। तो मतलब अब लोग तो आस्था पे ही कर रहे हैं ना। अब किसको पता कि भाई उनको उसका विज्ञान पता है या नहीं है। कुछ ठीक हुए कुछ नहीं हुए, ऐसा है। तो कुल मिलाकर के जो मैं बस वही कहा, जो वो बच्चों के बारे में पूछ रहे थे ना, मैं इसको इससे नहीं जोड़ रहा हूँ कि बच्चों को जी बस एक ये जिज्ञासा के लिए कि भाई मन कहाँ है शरीर में, जी उसको जी ढूंढो, जी। है ना। क्योंकि इसको ढूंढ पाएंगे तो उसका जो है फंक्शन को भी पहचान लेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। तो वो बेसिकली साइंस नहीं पहचान पा रहा है मन शरीर के किस भाग में। तो ये मैं बस वो कर रहा था बच्चों से डिस्कशन के लिए, ऐसे छोटे छोटे अपन सोच जी सकते हैं। हाँ नहीं ठीक बताया भैया आपने, ये नया ऐड हुआ मेरे। थैंक यू। हाँ। भैया ये डिस्कशन मेरा भी होता है बहुत सारी जगह पे, तो मैं थोड़ा सा इसको
वांट्स से कनेक्ट करके बताता हूँ, या मैं थोड़ा सा, जैसे अभी कोई आदमी पूछता है कि यार चलो आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, वहां से शुरू करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे भाई खाना अच्छा लगता है, ये पीना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो बोला घूमना में फिर वो चीजें कैसे कैसे जड़ प्रकृति से कुछ मिलती है, और कुछ चीजें वो ऐसे, कभी कोई बोल देता है मेरे को प्यार चाहिए, कोई बोल देता है रेस्पेक्ट चाहिए, कोई बोल देता है ट्रस्ट चाहिए, तो वहां पे मैं फिर उनको पकड़ता हूँ कि अच्छा चलो आप ये चीज देखो, आप ये भी कहीं भी ये चीज जड़ चीज से मिलती है आपको, और ये चीज कहाँ से मिलती है आपको, तो फिर वो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन होता है, और फिर वो चीज पकड़ में आती है कि एक की सामयिक नीड है और एक की निरंतर नीड है। तो वो दो बकेट्स बना के जब अपन अपनी जो चीजें हमको अच्छी लगती है की बात करने जाते हैं, तो धीरे धीरे ये आता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे शरीर को अच्छी लगती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे को अच्छी लगती है, और मैं मतलब शरीर से अलग कुछ मैं नाम की कोई चीज है। तो मेरा ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस, जब मैं लोगों से ऐसे बात करता हूँ तो लोगों को एक चीज कम से कम ये पकड़ में आती है। फिर वो उसी लाइंस पे ये भी समझ में आता है कि अच्छा देखो, ये जो प्यार है, तुम कितना भी बांट दो, तुम्हारे अंदर जो प्यार है वो कम होता है क्या? या तुमको कितना भी प्यार मिल जाए, और प्यार तुम पचा ही सकते हो, तुमको प्यार और मिलेगा तो परेशानी नहीं होगी। जबकि प्यास लगी, पानी पी लिया और पूरा तृप्त भर गया, उसके बाद में और पानी पियोगे तो फिर उल्टी हो जाएगी। तो आपको एक स्टेज के बाद में जो पचता नहीं है वो चीजें अलग है, और जो आपकी जो एक चीज है जो आपको जितनी मिले उतनी कम है, और मिले और मिले और मिले, आपको और भी मिल सकती है। तो ये जब कॉन्वर्जेशन करते हैं तो उनको थोड़ा सा ये समझ में आता है कि शरीर और शरीर के अलावा कुछ है जो एक क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, अफिजिकल या जो नॉन फिजिकल, या कुछ ऐसी चीज जो फिजिकल चीजों से आगे है या अलग है। ऐसा मैसेज जा पाता भी है, कभी कभी ट्राई करके आप भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अगर ये हाँ चलता हाँ है भैया, तो। हाँ ये तो देते हैं हम लोग, ये चीज तो वो निरंतर सुख जो है। ये परिचय शिविर में ये बताते ही हैं इस तरह से। अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक। बढ़िया। हाँ भैया, मैं थोड़ा शेयर करूंगा, छोटा सा चीज है। बताइए। आवाज आ रही है? जी हाँ भैया, आ आ रही रहा है है। भैया। हाँ, जैसे आपकी बातों से और आनंद भैया जी बताइए कि बच्चे अभी ज्यादा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वो बात भी सही है। मैंने एक को लेके गया था, तो उन्होंने मेडिसिन तो दिया, कुछ प्लेजर हार्मोन बोलते हैं, डोपामाइन, ये सब कंट्रोल करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि डोपामाइन हमको कंट्रोल करता है। मैं तो कुछ बताया नहीं, पर डॉक्टर ने जो बताया कि मेडिसिन के बाद भी काउंसलिंग की जरूरत है। मैंने पूछा कि काउंसलिंग क्यों? नहीं, मेडिसिन से होगा नहीं, वो उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही है। तो तभी मुझे भी समझ आया कि ये सबके ऊपर और भी कुछ है, जैसे जीवन है हम लोग मानते हैं, मगर वहाँ पे तो नहीं बात हो सकती। पर मुझे अच्छा लगा कि नहीं, समझने वाला भाग अलग है। ये मेडिसिन दवाई ये सबसे होगा नहीं, उससे कुछ सप्रेस होता है चीजें, मगर उससे ठीक नहीं होने वाला। जब तक आदमी समझेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। ठीक है भैया। बढ़िया। हाँ भैया, ये मैं ये प्रश्न इसीलिए पूछा था कि क्योंकि मेरे वो सेशन हुए हैं, मैंने शेयर किया था ना, मेरे को कॉलेज डेज में इश्यूज थे, मेंटल इश्यूज थे, तो वो मेरे को सेशन दिया उन्होंने, मेडिसिन वगैरह भी दिया, तो मेरे को लगा वो सेशन वाला तो फिर भी effective था। मेडिसिन का तो बस वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो ब्रेन को मतलब शांत करने के लिए है, मतलब वो बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। बट ये मैं आपसे खुल के शेयर करता हूँ कि इधर ये जब से ये दर्शन मिला है ना, तो मेरा जो थिंकिंग पैटर्न था ना वो रेशनलाइज हो गया है। मतलब बहुत ही पावरफुल चीज मिली है। मैं इसीलिए इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि मेरे को मेरा एंग्जाइटी का इशू है वो दिन प्रतिदिन शांत होता जा रहा है भैया। मेरे जो फैमिली है, मेरे जो स्टूडेंट्स है और मेरे जो कलीग है, वो सारा भी वो उसको मेजर कर पा रहे हैं कि हाँ ये अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। अदरवाइज एंग्जाइटी का रहता था मुझे। तो इसमें यही समझ में यही मैं पूछना, ये जो सीबीटी और इसका मैं पूछ रहा था वो इसी सेंस में ही पूछ रहा था। तो अब जो दर्शन है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो सोचने का पैटर्न है उसको सही करता है।
और फिर ये समझ में आता है मेन कंक्लूजन की जो आपका जो मानवतापूर्ण आचरण है वो सही है, फिर उससे क्या अपना वैसे ही रिलैक्स होते जाते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका एविडेंस है कि ये सही है। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कुल मिलाकर के जो मूल समस्या है वो कहाँ है, वो अपने को पता चलने लगता है कि जीवन में ही मूल समस्या है, और वो समस्या के जो समाधान क्या है वो भी पता चलने लगते हैं। सिर्फ समस्या पता चलने से काम नहीं चलेगा, उसका समाधान भी पता चलता है, तो हम उस ओर अग्रसर होते हैं। और इसी को ही उत्साह बोलते हैं कि हम आगे की ओर जब भी हम प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा उत्साह बनता है। और यही मेरे साथ भी है और हम सभी लोगों के साथ है कि जो जो भी कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता दर्शन को समझने की है, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हम में कुछ भी एक जो बैलेंस का है, हो सकता है मतलब किसी में कम ज्यादा जो भी हो सकता है, तो वो बैलेंस की आवश्यकता लगती है, और उसके लिए ही ये दर्शन हमारे को उपयोगी लग रहा है, तभी हम इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया भैया। फिर ये भी फायदा नजर आता है कि वो अनुभव और वो हो ना हो, इस जन्म में हो अगले में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आराम से सुकून से आदमी जी तो लेगा। तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? मिलाकर के यहाँ से यही एक महत्वपूर्ण भाग है कि जो पूर्ण स्वतंत्रता चाह रहे हैं, जो जो स्वतंत्रता का मतलब जो दबाव से मुक्ति, वो दबाव बाहरी भी हो सकता है और स्वयं के भ्रम का भी दबाव हो सकता है ना। जो भी एंजाइटी है या जो भी इस तरीके की चीजें कहें, वो स्वयं के भ्रम का ही दबाव। ये सारे दबाव से मुक्ति जो है वो फाइनली जो कह रहे हैं कि आत्मा अनुगामी जब तक नहीं होता है मन वृत्ति चित्त बुद्धि, वो नहीं होगा पूर्ण जो आराम कर रहे हैं। उससे बहुत पहले तो आपका जो ये कह रहे हैं कि बुद्धि से ही हो जाएगा, कुछ चीजें चित्त से ही हो जाएंगी, साक्षात्कार होने से ही हो जाएंगी, लेकिन जो पूर्ण विश्राम जिसको कर रहे हैं, पूर्ण जो भी हम कहें सर, अब उसके बाद और कुछ कभी दिक्कत होना ही नहीं, उसकी निरंतरता हो गई, वो आत्मा के अनुभव से ही होना है। तो ये इतना सुंदर अपने को आ गया है कि कुछ विश्राम अपने को जो भी है, कुछ आराम अपने को साक्षात्कार में ही होने लगे। साक्षात्कार क्या, उससे पहले जो हमारे को ये इंफॉर्मेशन आ गया उतने से ही काफी आराम मिल रहा है। साक्षात्कार तो अभी हुआ भी नहीं, साक्षात्कार होगा तो हमारी स्थिति और भी उन्नत होगी। तो ये एक चीज आप जो बोले मेरे को भी महत्वपूर्ण लगता है कि ये पूरा जो रोड मैप जैसा अपने को मिल गया है कि अभी जहां है वहां से हम कैसे आगे बढ़े। और ये अपेक्षा जाने अनजाने हर व्यक्ति में ही उस विश्राम की अपेक्षा है, हर व्यक्ति ही उस विश्राम की स्थिति को पाना चाहता है, लेकिन वो विश्राम की स्थिति है क्या और वो वहां पहुंचेगा कैसे, इसका पता नहीं है। ये दर्शन आने से पहले भी हर आदमी उस विश्राम की अपेक्षा में है ही, और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास होते ही रहे। अभी से पहले जितने भी जो भी दर्शन आए, सब कुछ आए, वो उसी विश्राम की अपेक्षा में आए, है ना। उसी को ही मोक्ष नाम दे दे, कुछ भी नाम दे दे, ये सारे हैं तो बेसिकली वही चीज, कुल मिलाकर के विश्राम की स्थिति, जहां पर हम सारे जो भी है तनाव दबाव इन सब से मुक्त हो जाए, अपने स्वभाव गति में आ जाए। उसके अलग अलग जो उसको भाषा का दे, मोक्ष बोल दें, निर्वाण बोल दें, जो भी बोल दें, उसके लिए प्रयास होता ही रहा। उसी क्रम में ये इतना सुंदर ये भी आया है जहां पर अपने को पूरी स्पष्टता के साथ जो है मतलब जो बहुत सारी स्थितियां अपने को पता चलती है कि इन स्थितियों में हमारे में क्या परिमार्जन होगा, उससे ऊपर की स्थितियों के लिए हमको क्या प्रयास करना होगा। तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है उस रोड पे चलना, यदि हमारे पास रोड मैप ही नहीं हो, सिर्फ हो कि भाई वहां पहुंचना और वहां पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं पता हो, कैसे पहुंचेंगे? अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे अपने को यहां से बोल दिया जाए कि भाई यहां से 1000 किलोमीटर को एक जगह है, वहां पहुंचना है, अब उसका रास्ता ही नहीं पता है, पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम जितना भी चलेंगे हम भटकते ही रह जाएंगे। तो हो सकता है कभी कोई एक आदमी
मतलब झट वो हो जाए, सडनली वहां पहुंच जाए, लेकिन ज्यादातर लोग तो भटकते ही रह जाएंगे। तो ये एक अच्छा चीज हो गया कि एक आदमी वहां पहुंच गए, जैसे बाबा जी बोलते हैं ना कि अंधेरे में तीर मैंने चलाया, वो पहुंच गया और बाकियों के लिए रास्ता दिखा रहा है कि देखो ये रास्ता है। अब हमको भटकने की जरूरत नहीं है, हम 700 करोड़ में से कुछ एक लोग जो हम लोग हैं उनको तो रास्ता मिल गया ना, अब अपने को इस रास्ते पे चलने की जरूरत है। बाकी संसार तो अभी हाथ पैर ही मार रहा है, उसको रास्ता ही नहीं पता है, लेकिन लक्ष्य तो सभी का एक ही है। जान हमारे को पता चल रहा है, हम उसको भाषा रूप दे पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को भाषा नहीं पता है कि अनुभव हमारा लक्ष्य है, उनका भी लक्ष्य वही है। यही प्राकृतिक विधि से ही ऐसा है। बढ़िया। 15 मिनट अपने पास और है, और कोई चर्चा के बिंदु लेने हैं या और कोई कुछ अपनी तरफ से बात रखना चाहे, अपन कोई और बिंदु ले सकते हैं, या कोई और इसमें कुछ बोलना चाहे, कुछ उनकी शेयरिंग। भैया एक चीज मुझे मन में आ रही थी, मतलब एक ये लग रहा है कि जैसे अभी हमको ये चीजें अभी सिर्फ एक प्रस्ताव रूप में पता चली है कि मन जैसी कोई चीज अलग होती है और उस पे उसको ठीक किया जा सकता है या ठीक रखा जा सकता है। तो अभी इस चीज को कैसे किया जाए और कैसे समझा जाए, क्योंकि अध्ययन अभ्यास ये तो लॉन्ग प्रक्रिया है, एक पूरी शरीर यात्रा की है ऐसा भी समझ में आता है। भाई अब इसमें एक बात हो गई कि मन को तो कम से कम आपने पहचाना और मन को ठीक करना है। जब हम मन को ठीक करने की बात करते हैं तो इस ठीक करने का मतलब क्या है? मन ठीक कब होगा, मतलब मन के ठीक होने की स्थिति का क्या मतलब है, और मन के ठीक नहीं होने की स्थिति का क्या मतलब है, इसको पहचाना जाए। आप बताइए कि मन ठीक नहीं होने का मतलब वो क्रिया रूप में क्या चीज है, स्थिति रूप में क्या चीज है, और मन ठीक होने का मतलब क्या है? अस्वीकृति का भाव है, ये समझ में आ रहा है। वो भी मतलब जो भी स्थिति परिस्थिति है वहां पे हम स्वीकृति नहीं हो पा रही है, तभी जो चीज की अस्वीकृति है इसीलिए मन ठीक नहीं लगती है चीजें। इसको और अच्छे तरीके से समझें कि मन जो है वो वृत्ति के अनुसार काम नहीं कर रहा है, वृत्ति चित्त के अनुसार काम नहीं कर रहा है, चित्त बुद्धि के अनुसार काम नहीं कर रहा, और बुद्धि आत्मा के अनुसार काम नहीं कर रहा। कुल मिलाकर के ये अलाइनमेंट नहीं होना ही सारी समस्याओं का कारण है। क्या ये मेरी बात पकड़ में आ रही है? जो जीवन में 5 क्रियाएं हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, तो मन का ठीक नहीं होने का मतलब है कि मन वृत्ति के अनुसार काम नहीं कर रहा, वृत्ति चित्त के अनुसार काम नहीं कर रहा, चित्त बुद्धि के अनुसार काम नहीं कर रहा, बुद्धि आत्मा के अनुसार काम नहीं कर रहा। जितनी भी जो साधना है उन सब का एक ही चीज है कि मन को आत्मानुगामी बनाया जाए। तो मन को आत्मानुगामी बनाने का मतलब आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति और वृत्ति से मन। ये अलाइनमेंट नहीं होना ही मन का ठीक नहीं होना है, और ये अलाइनमेंट हो जाना ही मन का ठीक होना है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? बिल्कुल भैया जी। अब ये बात भी मतलब अभी ये सिर्फ सुनने में आ रही है, पर ये चीज अलाइन होना और ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हुई ना। हाँ, इसको एक बात और बताता हूँ, इसको अच्छे समझ पाते हैं कि देखिए अभी मन जो है वो जिस चीजों से सुखी होना चाहता है उसको पहचानने की जरूरत है। तो जिस चीज से सुखी होना चाहता है उसमें उसकी आशा दौड़ती है, क्षणिक सुख जैसा भासता भी है, उसकी निरंतरता नहीं हो पाती। फिर वो किसी दूसरे चीजों में अपना आशा लगाता है, फिर वहां से कुछ क्षणिक सुख मिलता है, फिर वो उसकी निरंतरता नहीं होती है। इस कारण से मन हमेशा क्या होता है, थोड़ा देर दौड़ता है, थकता है, फिर थोड़ी देर दौड़ता है, फिर थकता है, फिर थोड़ी देर दौड़ता है, फिर थकता है। अब ये दौड़ना थकना उसका लगा हुआ ही है। तो ये अपने को पहले देखना पड़ेगा कि भाई यहां पर मैं बार बार मन को अपनी आशा के लिए, कुछ जैसे कि है ना, एक बच्चे का पूरा देखिए तो क्या स्टोरी कि भाई क्लास में टॉप करना है, क्लास में टॉप करना है, उसकी आशा बना के रखते हैं, उसके लिए वो प्रयास करता है, कभी वो कर भी जाता है, थोड़ा देर आराम भी होता है, फिर अगली क्लास में जाता है। ऐसा करते करते जो है वो कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज में भी वही हालत होता है, कॉलेज के बाद जॉब में जाता है, जॉब में भी वही हालत होता है, इतना पैसा ये करना है, वो करना है, प्रमोशन करना है, ऐसी पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। तो हम उसको छोटी छोटी चीजों से बार बार जो तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं,
ये तृप्ति उसकी होगी नहीं। ये चीज पहले अपने को तर्क विधि से समझना पड़ेगा, तब हम आगे के लिए हम सोच पाएंगे। ये समझ में आना पड़ेगा कि हम बार बार जो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीज में तृप्ति को मान रहे हैं उसमें क्षणिक तृप्ति होती है या नहीं होती है। तो अभी हमको ये पता चलना, पहले तो ये बड़ा काम है, और ये पता चल जाने मात्र से सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर आपको वो पूरा जो कह रहे हैं ना कि पूर्ण विश्राम जो वो आत्मा के अनुभव के पश्चात ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण विश्राम नहीं हुआ तो आप परेशान ही रहेंगे। आपको समस्या का मूल कारण जो पता चल गया उतने से ही काफी कुछ आराम मिलता है। उसके बाद आप अध्ययन करते, इसमें मन लगता है ना, चित्त वृत्ति इसमें नियोजित होने लगता है, इतने से भी आपको मन लगने लगता है। जो भी रुचि मूलक और जो भी है उसकी जगह आप मूल्य मूलक जीने लगते हैं, उसका भी आराम मिलता है। जो ये संबंधों की बात हो रही है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, इसके लिए आप प्रयास करने लगते हैं, उस प्रयास का भी सुख मिलता है। हो सकता है आप उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन उतने का भी सुख मिलता है। तो जो पहले से जितना हमारा जो दुख था, जो पीड़ा थी, उसमें कंटिन्यूअस धीरे 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 परिमार्जन होता है। हम ये चाहेंगे हमारा सरदर्द हो रहा है और एक गोली खाएं और हमारा सरदर्द गायब हो जाए। उसी तरीके से मन की जो इतनी दिनों की समस्या बनी हुई है, उसका कोई एक गोली हो और मन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो क्रमशः ही प्रोसेस है। ठीक है जी भैया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। प्रणाम जी भैया जी, मतलब ये समझे कि प्रोसेस के बाद ही ये चीज संभव हो पाएगी। प्रोसेस, हाँ, मतलब देखिए पहले तो अपने को ही समझ में आना चाहिए। जैसे अभी आपको समस्या तो समझ में आ रही है कि मूल रूप में समस्या कहाँ है, उसके आप कारण तो ढूंढ पा रहे हैं ना। पहले कारण को समझ, मतलब क्या है, मन की समस्या कहाँ पर है, मन का प्रॉब्लम क्या है। फिर वो समस्या को समझने के बाद भाई उसका समाधान फिर ढूंढेंगे कि भाई ये समाधान भी क्या है, कैसे करना चाहिए। आप प्रयास करके देख लिए कि भाई हम, जैसे पिछले बार भी बात हो रही थी ना कि अपने भाव विचार को देखो, अपने भाव विचार को देखो। उस भाव विचार को देखने से क्या वो ठीक हो जाता है? नहीं होता है। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो गड़बड़ चल रहा है। उसके ठीक होने के लिए आपको ये पूरा अध्ययन करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, है ना। भैया भी कुछ बोल रहे हैं, उसको भी सुन लेते हैं। आनंद भैया कुछ बोल रहे हैं। प्रणाम यार। दीदी, जो मैं जो आपका सवाल को मैं समझ पाया कि मन को कब आराम होता है, कब आराम नहीं होता है, उसके बीच का प्रॉब्लम है, ऐसा ही कुछ था दीदी आपका? दीदी नहीं भैया, जैसे अभी हम मन की बात कर रहे थे ना कि मन ठीक हाँ जी, नहीं है तो उसका क्या हाँ जी, सॉल्यूशन है। जैसे डॉक्टर तो ठीक वैसा कोई है नहीं, दवा नहीं है, बट अभी तो तक मुझे भी जो अध्ययन क्रम में समझ में आया कि अध्ययन करने के बाद ही ये सारी मन का सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको और थोड़ा सा मैं मेरी तरफ से जैसे देखता हूँ, मैंने जैसे जी प्रैक्टिस जी किया, मैं आपको बताता हूँ जी कि मन थोड़ी देर के लिए सपोज आपका ठीक नहीं है, तो वो उसकी स्वभाव गति में जाने की अपनी प्रक्रिया है, थोड़ी देर में वो ठीक हो ही जाता है। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आप मन खराब कंटिन्यूअसली बहुत देर तक रख लो, ऐसा आप में कैपेसिटी ही नहीं है। किसी भी मानव में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने मन को बहुत देर तक खराब रख ले। तो मन तो नॉर्मली अपने आप में सही में जाता ही है। अपने को करना क्या है कि जब भी मन खराब होता है, वो किस चीज से खराब हो रहा है को पकड़ना है और उस पे अपने को वास्तविकता की रोशनी डालनी है। उसमें कोई चीज ऐसी है जिसको वो जैसा है वैसा हम समझ नहीं पाए। नहीं समझने से वो थोड़ा मन परेशान होता है, वो थोड़ी देर परेशान होता है, फिर उसके बाद में ठीक हो ही जाता है। तो मन का जो बेसिक नेचर है वो खराब रहना तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो खराब बीच बीच में हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए अपने को क्या करना है वो अपन समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे तो वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो ही जाएगा। खराब मन बना रहे ऐसा मन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मन का जो फीचर है वो अपने आप ठीक होता ही है। अब जब भी खराब होगा तब अपने को ध्यान ये देना पड़ेगा कि ये खराब किस चीज से हो रहा है। जब खराब होने की चीज को देखने जाएंगे
तो कुछ ऐसी वास्तविकता मिलेगी जिसको अपन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविकता है। जो हो गया उसको नहीं स्वीकार कर पाने की जो भी समस्या है, जब तक अपने को उतनी समझ नहीं आएगी कि अच्छा ये ऐसा हो गया इसलिए, तो ये जैसी समझ में आ जाता फिर मन आराम में हो जाता है। तो समझदारी अपन हर बार जब मन खराब होता है तब तक अपन दो रास्ते, उस चीज जिससे खराब हो रहा है उसकी समझ पूर्ण आ जाए तो उस वक्त मन उससे ठीक हो जाएगा। मेरी बात पहुंची दीदी? हाँ, यही देखिए, इसी को ही यहाँ पर मानव व्यवहार दर्शन में भी कितना सुंदर इन्होंने लिखा है, मनस्वस्थता का परिभाषा। पूर्वानुशासित स्थिति में मन व वृत्ति की निर्विरोधता के फलस्वरूप ही सुख की अनुभूति होती है। वृत्ति व चित्त की निर्विरोधता में शांति की, चित्त एवं व बुद्धि की निर्विरोधता में संतोष की, बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधता आनंद के रूप में अनुभूत होता है। सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति ही मनस्वस्थता है। कितना सुंदर लिखा है बाबा जी। तो जो आनंद भैया बोल रहे थे वो एक स्टार्टिंग है कि मन तो जो है बेसिकली लगातार दुखी रह ही नहीं सकता है ना। वो मतलब कोई भी चीज है उससे वो बार बार वो वापस आता ही है। जिस चीज का दुख होता है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती ही है और फिर नॉर्मल होता ही है। अब उसमें दुख हो ही ना, उसके लिए जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये यहाँ मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन सारी जगहों पे जो निर्विरोधता होनी पड़ेगी। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, इन सारी जगहों पे निर्विरोधता होती है। उसी को ही क्रम से सुख, शांति, संतोष, आनंद कहते हैं और उस सब के सम्मिलित रूप को ही मनस्वस्थता कह रहे हैं। तो अपने लोगों को ये एक चीज है कि मतलब दुख तो किसी को भी स्वीकार नहीं होता है, दुख से वो मुक्ति चाहता ही है। तो जब हम दुखी होते हैं तभी हम इस ओर ज्यादा इंक्लाइंड भी होते हैं कि हम अपने दुख को कैसे जो है कम करें, या उसके लिए हमारा अध्ययन जो है आवश्यकता भी बनता है। और मतलब कुछ दिन तक हम उसमें बहुत लगे भी रहते हैं, फिर जैसे ही आराम होता है हम छोड़ देते हैं। तो बार बार दुख से मुक्ति के लिए जो हम जो छोटे छोटे रूप में प्रयास करते हैं ना, उसकी जगह वो इस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। दुख से मुक्ति की जगह सुख को पकड़ना पड़ेगा, वरना क्या होगा, जब हम दुखी होंगे तभी हम सिर्फ प्रयास करेंगे। क्या ये क्लियर हो रही है कि अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है ये सुख, शांति, संतोष, आनंद की स्थिति को प्राप्त करना है। इसको मतलब क्रिया रूप में कहें तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के बीच का जो इंटरेक्शन है उसमें निर्विरोध होना है। अभी सारे दुख हैं किस कारण से? जानवरों को क्या लगता है दुख होता है क्या? जस्ट मैं 2 बात मतलब 2 मिनट में कहता हूं, जानवरों को दुख होता है क्या? जीवन तो जानवरों में भी है, क्या जानवरों को दुख होता है क्या? कैसा, आप लोग बताएं, जानवरों को दुख होता है क्या? अब 1-2 जानवर जो मतलब मानव के पास रहने लगे हैं उनको छोड़ के मतलब जनरलाइज कहेंगे तो नहीं होता। नहीं। मानव में दुख क्यों होता है? क्योंकि मानव में जो मन और वृत्ति और चित्त के बीच अंतर्विरोध बना हुआ है। मन जिस चीज से सुखी होने का प्रयास करता है उसके लिए चित्त वृत्ति को प्रयोग करता है, उसके बाद जो भी उसका फल आता है ना, उस फल से जो भी मन को आशा बनी हुई रहती है उसको वापस चित्त वृत्ति फिर से एनालाइज करता है। यार देखो, तुमने जो चाहा था, मन ने जो चाहा वो मिला नहीं। तो मन जो भी चाहता है उसके दबाव में चित्तवृत्ति वो करता है, लेकिन चित्तवृत्ति मन का मूल्यांकन भी करता है कि तुमको वो नहीं मिला, तुमको वो नहीं मिला। वो बार बार मन को ये मतलब मन का के उस कार्य को वो मूल्यांकित कर पाता है कि मन ने जो किया उससे उसको तृप्ति नहीं मिली, लेकिन फिर भी क्या होता है, मन ही अपने अनुसार चित्तवृत्ति को चला लेता है। चित्तवृत्ति उससे मतलब स्ट्रांग क्रिया होते हुए भी वो उसके अनुसार मन को नहीं चला पा रहा। चित्तवृत्ति अपने अनुसार से मन को नहीं चला पा रहा है, लेकिन चित्तवृत्ति मन का मूल्यांकन तो कर ही पाता है, और ये मूल्यांकन कर पाना ही दुख का कारण है। जानवरों में चित्तवृत्ति काम ही नहीं करता, सिर्फ वो मन के लेवल से जीते हैं, इसलिए उनमें दुख है ही नहीं। इसलिए सिर्फ उसमें कहा जीने की आशा, मानव में कहा सुखपूर्वक जीने की आशा। सुखपूर्वक जीने की आशा का मतलब है कि चित्तवृत्ति यहाँ इन्वॉल्व है। जी भैया।
पशु जो है जब बीमार या दुर्घटनाग्रस्त होता है तो दुखी तो होता है, ऐसा लगता है। भैया देखिए, उसमें कहा ना जीने की आशा। दुखी होने का मतलब है कि वहां पर वो कल्पनाशीलता कुछ दोहरा रहा है या चित्त वृत्ति इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं। उसमें जीने की आशा है, उतने जीने की आशा को वो बनाए रखना चाहता है। उसको आप सुख कहें या दुख कहें, जो भी सोचे। जीने की आशा के संदर्भ में तो दुखी हो रहा है ना। वही तो, उसको वही जीने की आशा का मतलब उसका शरीर जीवित रहे, इतने तक कम का से ही कम वो प्रयास कर रहा है। मन के लेवल पे। हाँ, जो हम यहाँ पर सुख दुख की बात कर रहे हैं ना, कि मन और चित्त वृत्ति के बीच जो अंतर विरोध है उसी को ही दुख कर है, और उसकी निर्विरोधता को ही सुख कर है। ये तो अभी फिर आपको बड़े दुख में आ गया। आज हाँ, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, बीमारी तो स्वीकार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन पड़ते हैं। हाँ, और पड़ते हैं तो फिर अब हमारे पास वृत्ति और चित्त और ऊपर में सब क्रियाएं चल रही है, हाँ, तो उसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, जीने की आशा के रूप में जानवर भी जब बीमार पड़ते हैं और फिर ठीक होते हैं अपने आप, तो एक निश्चित समय में तो वो भी सुखी होते ही हैं। वही तो देखिए, सुख और दुख को समझना पड़ेगा। सुख और दुख का मतलब क्या है? वहां पर जीने की आशा है। जैसे मान लीजिए किसी जानवर को क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि उसके शरीर में कुछ मतलब दुर्घटना हो गई, कुछ घाव हो गया, ये हो गया, है ना। अब जी। उससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसके जो जीने की आशा है वो कम हाँ हो रही है। जी। अब उस चीज को आप दुख कहना चाहे तो कह सकते हैं, जी। जबकि यहां पर जो सुख और दुख की बात कह रहे हैं ना, कि मन जी। जो है और वृत्ति, इनके बीच का, अभी इसलिए तो कई लोग जो है ना सोचते क्या है कि भाई जानवर जी। पशु पक्षी हमसे ज्यादा सुखी हैं। कई लोग मानते हैं ना, यदि उनके उसको हटा दे, मानते हैं ना कि बहुत सुखी है वो। हाँ मतलब ठीक है, नहीं है, वो हाँ क्यों उनका। सुखी है? क्योंकि उनमें चित्त वृत्ति काम नहीं कर रहा, हाँ, कल्पनाशीलता केवल जीने के अर्थ में है। तो वो सुखी है। उनके जीने की आशा हो रही है, मतलब जो जो भोजन पानी उनको मिल रहा है उतने से उनका प्राप्त है, पर्याप्त है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं बनती। शायद तो उनमें कर्म स्वतंत्रता नहीं है। वही कम स्वतंत्रता का मतलब क्या है, उसको भी समझना पड़ेगा, जी जी। है ना। अभी तो समय हो गया, उससे हम लोग 2 मिनट आगे भी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ठीक के है। अपन जो है इसको भी नेक्स्ट ले सकते हैं कि सुख और दुख का मतलब क्या है, और क्या जानवरों में जो भी वो स्थिति है, शरीर जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें क्या जानवर को जो अनुभव हो रहा है, क्या वो भी दुख है या नहीं है। जी ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपन इसको ले सकते हैं, क्या ऐसा करें? ठीक है भैया। हाँ भैया। बढ़िया, क्योंकि समय भी हो गया है, उसकी मर्यादा को रखा जाए। ठीक है भैया। बढ़िया भैया। बढ़िया। नमस्कार। नमस्ते सभी नमस्कार। को। बढ़िया। ये नमस्ते। आपका बहुत बहुत नमस्ते भैया। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सेशन रहा। बढ़िया बढ़िया भैया, मेरे लिए भी बहुत उपयोगी रहा भैया।